हमारा जो कैपिटलिस्ट है वो शुरू से दलाल पूंजीपति है, चोर है। वो खुद उसने रिसर्च पे कभी कुछ किया ही नहीं, आज तक एक प्रोडक्ट नहीं बना पाया। वो दुनिया में फोर्ब्स में 1 2 3 हो जाए, नंबर 1 रहे हम कहते हैं, लेकिन उसका बनाया हुआ एक पेन भी सामने हमारे नहीं है, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड वो है ही नहीं। वो चोर है, वो सरकार से मिलकर जनता की जेब काटता है। मेक इन इंडिया का नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, कहाँ है आज मैन्युफैक्चरिंग में? हम टोटल स्लगिश चल रहे हैं, हम उभर ही नहीं पा रहे हैं। सच्चाई है कि हम नीचे चले गए हैं। हम कुल 2% इकोनॉमी है दुनिया की, 2%, और बस कि 40% के आसपास आबादी अभी भी निरक्षर है, और 40% वो है जिसे अक्षर ज्ञान तो है लेकिन बाकी उसे कोई ज्ञान नहीं। वो दुनिया में किसी काम के लायक नहीं है मजदूरी के अलावा। जैसे FMCG सब चिल्ला रहे हैं कि हमारी सेल घट गई है, स्कूटी नहीं बिक रही, हमारे ट्रैक्टर बिकना कम हुए, हमारी कारें कम बिक रही हैं। कारों के जो डीलर हैं वो चिल्ला रहे हैं कि उनके पास जितना रहता था स्टॉक, उसका 70% ज्यादा स्टॉक हो गया, नहीं बिक रहा है। ये तो RBI ने अपने बैंकों से 21 में जो स्टडी करके निकाला था कि 70% लोगों का ऐसा है कि पिछले 5-7 साल में उनकी आय में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो यानी आय में कमी आ गई है। वो अपनी भाषा इस तरह से रखते हैं कि सरकार को बुरा न लगे, लेकिन उस भाषा में से ये अर्थ निकलता है। यही के आंकड़े हैं जो उपलब्ध हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, लेकिन चूंकि इसकी एनालिसिस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मीडिया का जो भारतीय है काम ही नहीं कर रहा है इस पे। वो इसके खिलाफ वाले सारे काम कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं किसान आंदोलन में खालिस्तान कहाँ है, वो देख रहे होते हैं कोई नौजवान आंदोलन कर रहा है तो उसको किसी पार्टी से, किसी जाति से, किसी धर्म से जोड़ दिया जाए और उसकी पिटाई हो जाए। तो आपने ये नोटबंदी कर दी, उसने हमें चौपट कर दिया। सिर्फ एक चीज में सफलता है इस सरकार की कि इसने हमारी पूरी आबादी को टैक्स से लाद दिया है और चमड़ी निकाल रही है उनकी। समाज में डर पैदा होता है, जब आर्थिक कठिनाइयां आती हैं तो समाज में डर फैलना शुरू होता है। उस डर में लोग संकुचित हो जाते हैं, जातियों में संकुचित हो जाते हैं, क्षेत्र में संकुचित हो जाते हैं, धर्म में संकुचित हो जाते हैं। घर में बच्चा बीमार है और उसके इलाज के पैसे नहीं हैं, तो झाड़ फूक, पीर मुरीद, दरगाह और बाबा, उनकी तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल, वो पैसे की कमी से जाता है। पैसे होते तो आदमी अस्पताल जाता है, पैसे नहीं होते तब इन सब जगहों पे जाता है। अगर मनरेगा भी नहीं होती तो इस बाजार का क्या हाल होता है? ये समुद्र में होता, हम पाकिस्तान हो चुके होते, अब तक हम हो तो रहे। बहुत शुक्रिया शीतल साहब, और बड़ा अच्छा मौका हुआ कि मैंने आपको सही वक्त पे फ़ोन किया, पता चला आप दिल्ली में हैं। जी जी। मैं बात करना चाहती थी कि बहुत सारी आंकड़े, बहुत सारी बातें अपने बारे में हमें विदेशों से पता चल रही हैं। अभी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 80% इंडियन यूथ अनएम्प्लॉयड है, और इसकी रिपोर्टिंग डॉयच वेले ने की है और दूसरे लोगों ने की है। अपने भारत के मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग नहीं है, आप मीडिया से ही आते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये जानबूझ के सेंसरशिप चल रही है कि हमें अपना हाल ना पता चले, या इतनी ज़्यादा दूसरे इश्यूज़ की और जो पॉपुलर इश्यूज़ हैं, शीश महल और राजमहल जैसे इश्यूज़ हैं, उनकी कैकोफोनी में ये दब गया है? देखिए, मीडिया जो अब हमारे यहाँ है वो सामाजिक सरोकारों पर पत्रकारिता करता ही नहीं। वो पहले भी कम करता था, लेकिन एक हिस्सा करता था। अब बहुत थोड़ा सा हिस्सा बचा है। अंग्रेजी जानने वाले लोग बहुत कम हैं देश में। उसमें अंग्रेजी अखबारों में कुछ अखबार अभी भी वो काम करने की कोशिश करते मिलते हैं। बजट सबके कम हो गए हैं तो अब फील्ड रिपोर्टिंग वगैरह ध्वस्त हो गई है, बहुत कम हो पाती है। दूसरे जो सरकारी स्रोत थे सूचनाओं के, उनको सबको ऐसी कोशिश की गई है कि वहाँ कोई पहुँच न सके, और पत्रकारिता जो वहाँ से खबरें उबरें लाती थी, उन सब दरवाज़ों को धीरे 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 व्यवस्था ने समझ के, जानबूझ के और होशियारी से अब लगभग चीज़ों को बंद कर लिया है। तो खबरें नहीं निकल पाती। बाहर के अध्ययनों से वो ज़्यादातर विश्लेषण है, जो आंकड़े हमारे सरकारी और दूसरे इलाकों से उन तक पहुँचते हैं, उनका विश्लेषण करके वो वहाँ से बताते हैं। तो रियल आंकड़े हो सकता है उससे ज़्यादा विभत्स हों जितने वहाँ से हमारे पास आ रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो स्टडी की होगी उसमें इनके पास जो सैंपल्स या जो भी सर्वे किया होगा वो बहुत औपचारिक पैरामीटर्स रहे होंगे। जी। लेकिन एक चीज़ है कि सुना है बैगिंग को भी अब प्रोफेशन में लाने की बात हो रही है, कि जो बैगिंग कर रहे हैं उनको भी, जैसे कुछ लोग करतब दिखा करके सड़क पर बैगिंग करते हैं इस समय, तो इस पर भी बात हो रही है। तो ये जो अंदर का हाल है वो तो वाकई ज़्यादा ख़राब होगा। तो ये आप सही कह रहे हैं कि शायद अभी भी हमारे पास सही आंकड़ा नहीं है। जी। और फिर पकोड़ा तलने को हम लोग रोज़गार माने, लेकिन बहुत लोग नहीं मानते हैं, और सभी पकोड़ा तल नहीं सकते कि कोई खाने वाले भी तो चाहिए होते हैं। तो ये एक सिचुएशन है।
ज़्यादातर इंडेक्सेस की खबर हमें बाहर के मुल्कों से या दूसरे देशों के जो संस्थान हैं उनसे पता चल रही है। वो इंडिया को फोकस करके कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो टैली करते हैं पूरे विश्व की जी, देशों की, जी, और उस टैली में हम जहाँ उनको मिलते हैं वो हमें बता देते हैं। करेक्ट। हमारे यहाँ इसको कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट मानते हैं कि ये देश आगे बढ़ रहा है, भारत नई इकोनॉमी के तौर पे उभर रहा है, उसको जो प्रतिद्वंदी देश हैं उसको डाउन करने के लिए ये सब करते हैं। क्या इसमें कुछ तो सच्चाई है कि हमें नीचा दिखाने के लिए ये किया जाता है क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, इस सच्चाई से बरक्स एक दूसरी सच्चाई है, जिस सच्चाई को छुपाने के लिए ये सच्चाई पेश की जाती है। सच्चाई तो ये नहीं है, ये तो एक परसेप्शन है। हम कुल 2% इकनॉमी है दुनिया की, 2%। और 2%। बस, और हम अगर दावा करते हैं कि हमारी वजह से दुनिया बिल्कुल कहीं रुक वुक गई है या चल रही है या हमारे बिना नहीं चल पा रही है, ये सब कितना हास्यास्पद है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा के बारे में जो बातचीत होती है, अभी एक एनआरआई दोस्त हैं हमारे, प्रोफेसर हैं हमारे, एक हिंदी के साहित्यकार आलोचक हैं, उनके वो साले हैं, तो हम लोगों को भी उसी तरह से ट्रीट करते हैं। वो आए हुए हैं इस समय अपने पिता की देख रेख में, तो बात हो रही थी। वो बिल्कुल कोई उनका हम लोगों के सोच समझ से कोई तालमेल नहीं है। अमेरिका में ही पूरा जीवन को उनका गुजरा है, उसी तरह से सोचते हैं चीज़ों को, लेकिन फैक्चुअल चीज़ों पे तो बात करते ही हैं ना। तो उन्होंने कहा कि कई बार मैं यहाँ के लोगों की हेल्प वेल्प करने की जब कोशिश करता हूँ, तो बड़ी समस्या ये है कि 40% के आसपास आबादी, उनका ये अनुमान है, ये उन्होंने कोई जो भी उनके पास सूचनाओं के स्रोत हैं उससे, वो मानते हैं कि अभी भी निरक्षर है। और 40% वो है जिसे अक्षर ज्ञान तो है, लेकिन बाकी उसे कोई ज्ञान नहीं है। वो दुनिया में किसी काम के लायक नहीं है मजदूरी के अलावा। एकदम सीधा बोझा ढोने के या इस तरह के किसी काम में अगर न उसका इस्तेमाल हो, पोछा लगाने या कहीं चौकीदार बन के दिन भर खड़ा रहने के, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता। तो कुल 20% आबादी पे हम ये सारी बातें कर रहे हैं, जिसकी जैसी भी सक्रियता है उसमें से 5-6% अंग्रेज़ी वगैरह पढ़ लिए थे, चूँकि हम एक कॉलोनाइज्ड देश थे अंग्रेज़ों के, तो उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए कुछ अंग्रेज़ पैदा किए थे, बूढ़े अंग्रेज़। उसमें से जो हिस्सा निकला हुआ है, उसके हिस्से में ही ज्ञान विज्ञान बाहर की अपॉर्चुनिटी आई हैं। उसी का हम जो भी ढोल पीट लें कि हमारे लोग सबसे काबिल हैं और सारे अच्छे उपक्रमों में सीईओज़ हैं और ये है वो है, इनके अलावा हमारे पास क्या कोई एक प्रोडक्ट है जिस एक प्रोडक्ट की वजह से भारत को दुनिया में कोई कहे कि ये भारत में बनता है। इसकी वजह से, जैसे एक एप्पल एक फ़ोन बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो बनाया था, किसी ने इंटरनेट ईजाद किया था, किसी ने लाइट ईजाद की थी, किसी ने पंखा, इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं। आज दुनिया में ऐसी बरक्स बहुत सारी चीज़ें चाइना ने कर ली हैं कि ठीक है ईजाद किसी ने किया था, लेकिन सबसे सस्ता, सबसे जल्दी, सबसे सुचारू रूप से हम बना के क्वांटिटी में दे सकते हैं, कोई दूसरा नहीं दे सकता, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का ले लिया। हमने ये प्रयास किया, मेक इन इंडिया का नारा हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, कहाँ है आज वो? मैन्युफैक्चरिंग में हम टोटल स्लगिश चल रहे हैं, हम उभर ही नहीं पा रहे हैं। सच्चाई है कि हम नीचे चले गए हैं। अब तो बहुत सारे आंकड़े यहाँ भी जनरेट हो जाते हैं ना, जो सरकार के हाथ में नहीं है, बाजार के हाथ में है। जैसे एफएमसीजी सब चिल्ला रहे हैं कि हमारी सेल घट गई है, जैसे स्कूटर हमारे नहीं बिक रहे हैं, स्कूटी नहीं बिक रही हैं, हमारे ट्रैक्टर बिकना कम हुए हैं, हमारी कारें कम बिक रही हैं। कारों के जो डीलर हैं वो चिल्ला रहे हैं कि उनके पास मतलब जितना रहता था स्टॉक, उसका 70% ज़्यादा स्टॉक हो गया है, नहीं बिक रहा है, इसलिए उनके पास स्टॉक हो रहा है। तो ये चीख हर जगह से आ रही है। पेट्रोल डीजल की सेल तुलनात्मक रूप में कम हुई है। तो ये सब नंबर में, तो ये सब चीज़ें तो यहीं के आंकड़े हैं जो उपलब्ध हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं। लेकिन चूंकि इसकी एनालिसिस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मीडिया का जो भारतीय है काम ही नहीं कर रहा है इस पर। जो पॉपुलर है, जिनकी रीच है, वो इस पे काम नहीं करते, वो इसके खिलाफ वाले सारे काम कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं किसान आंदोलन में खालिस्तान कहाँ है, वो देख रहे होते हैं कोई नौजवान आंदोलन कर रहा है तो उसको किसी पार्टी से, किसी जाति से, किसी धर्म से जोड़ दिया जाए और उसकी पिटाई हो जाए, या उसमें कोई सोरोस ढूंढ लिया जाए। तो वो सोरोस जो अपना पुरस्कार लेने नहीं आ सकता, बेड पे पड़ा हुआ है, उससे इस देश को बहुत बड़ा खतरा है। और मतलब वैसे तो दुनिया के सारे राइट विंग को उससे खतरा है, लेकिन हमारे राइट विंग को तो कमाल का खतरा है। क्या हो गया है देश को? आपने कहा कंजम्पशन कम हुआ है, जो लोअर मिडिल यस क्लास और मिडिल क्लास है, जी। वो यानी कि परचेजिंग पावर उसकी ख़त्म हो रही है, वो ये तो चीज़ें नहीं खरीद रहा है। ये तो आरबीआई ने अपने बैंकों से 21 में जो स्टडी करके निकाला था कि जी। 70% लोगों का ऐसा है
कि पिछले 5-7 साल में उनकी आय में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो यानी आय में कमी आ गई है। वो अपनी भाषा इस तरह से रखते हैं कि सरकार को बुरा न लगे, लेकिन उस भाषा में से ये अर्थ निकलता है। ये उन्होंने नहीं कहा कि आय कम हो गई है, ये कहा कि आय बढ़ी नहीं है। और ये माना कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, खाने पीने की चीज़ों में भी बढ़ रहा है। तो अगर खाने पीने की चीज़ों में 10-11%, 12% का इन्फ्लेशन है, इनकम आपकी वही है जो 2016 में थी, तो निश्चित तौर पर आपकी इनकम घट गई है। तो आप कहीं न कहीं उसको एडजस्ट करेंगे। तो इसीलिए बाज़ारों की जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बहुत कम आती हैं, लेकिन आती हैं, भारत से भी कहीं-कहीं उनके अपने संगठन हैं, उन सब से आती हैं कि त्योहारों के सीज़न में हमारी सेल नहीं बढ़ी, मंदी पड़ी रही इस बार, सस्ता रहा। तो उन सबको उन कुछ चीज़ों से छिपाने की कोशिश होती है कि अयोध्या में कितने तीर्थयात्री पहुँच गए, या बनारस में वो जो उन्होंने बनाया है, उसकी वजह से बनारस में कितना पर्यटन का विकास हो गया। कुछ इस तरह के आंकड़ों से। लेकिन दूसरी तरफ भी तो आंकड़े हैं, जैसे एफडीआई है। एफडीआई में पिछले महीने नवंबर में 38 बिलियन, ये रिकॉर्ड है। ऐसा पूरे भारत के आज़ादी के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। 38 बिलियन का एक महीने में फर्क है आयात और निर्यात में। बहुत से देशों की तो इकोनॉमी का, पाकिस्तान की तो पूरी इकोनॉमी का 10 गुना है ये। हमारे यहाँ एक महीने में इतना डिफरेंस है आयात और निर्यात में। मैं जब आप ये सब कह रहे हैं तो मैं ये सोच रही हूँ, मेरे मन में ये चल रहा था कि ये पूरी इकोनॉमी का तो चक्का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जी खरीदा नहीं जाएगा तो बनेगा ही नहीं, बिकेगा ही जी नहीं, जी तो खरीदा मतलब इस पूरे मामले को। और उसके अलावा आप ये देखें कि स्वास्थ्य महंगा है, शिक्षा महंगी है। जो शिक्षा मुफ्त थोड़ी बहुत दी जा रही है वो इस लायक नहीं है कि वो इंसान को कहीं आपने कहा ना कि मैंने अक्षर बताया। ज्ञान है, पता हाँ पता पढ़ लेंगे, हाँ अपना हस्ताक्षर कर लेंगे, जी लेकिन इसके अलावा जो एक बुनियादी समझ पैदा करती है शिक्षा, एक कॉजल रिलेशनशिप की स्टडी पैदा करती है कि इसका नतीजा ये है, इसका नतीजा ये है, और एक हमें समझ में आता है, क्रिटिकल माइंड पैदा करती क्रिटिकल है। माइंड पैदा जी, करती जो है। तो मनुष्य होने का गुण है। हाँ, वरना तो जानवरों में भी उतना थोड़ा बहुत है, जो एग्जैक्टली। हम दूसरी चीजें कह रहे हैं। तो एक समाज के तौर पे एक तरफ महंगी शिक्षा है जो धनाढ़ वर्ग के लिए है, जो पैसे वालों के लिए है, तो हम वो क्लास पैदा कर रहे हैं जो रूलिंग इलीट होगा। वो एक बहुत छोटा सा मिनिस्क्यूल है, लेकिन गुलाम क्लास हम ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं, जो कुछ ना मांगे और खुद ही तय करे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, ना शिक्षा है ना स्किल है, तो हम हैं ही किसी लायक नहीं। सरकार हम पर एहसान कर रही है आटा चावल दे करके। जरूर। अब मतलब इसको अगर श्रेय मान लेते हैं, आप पहली संसद को याद करिए कि जब उस समय मनरेगा की आलोचना कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री, तब तो मनमोहन सिंह जी थे और वो सदन में ही थे। उनकी ओर उंगली करके कैसे कहा गया था कि मैं इसको इसलिए इस योजना को खत्म नहीं करूंगा, वरना खत्म कर देनी चाहिए जो जी, मनरेगा है। स्मारक। अगर मनरेगा भी नहीं होती तो इस बाजार का क्या हाल होता, ये समुद्र में होता, हम पाकिस्तान हो चुके होते अब तक। हम हो तो रहे हैं, लेकिन हो नहीं चुके हैं। अगर मनरेगा नहीं होती तो हमारी 70-80% आबादी की परचेजिंग पावर कहाँ होती, ये कल्पना करने से आदमी सिहर उठता है। और अब इनको वो सब चलानी पड़ी, चलाते रहे, उसमें कुछ एनहेंस ही किया। 2,000 रुपये जो किसान है, जो हम्म, छोटी जोत के, उनको आप देते हैं हर तीसरे महीने। हम्म, पैसा देते हैं ना कि वो खर्च करें ना, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। तेल खरीदने का पैसा नहीं, मोमबत्ती खरीदने का पैसा नहीं है। किसी से बात हो रही थी, नौजवान लड़का है गांव का, तो उन्होंने कहा कि जो ये घोल करके हमें पिलाने के लिए दिया जा रहा है अनाज, ये एक तो इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है, लेकिन गरीबी इतनी है कि आप उससे भी मुंह नहीं मोड़ सकते। इस चक्कर में जो हमारे गांव का किराने का जो दुकान थी, उसकी भी इकोनॉमी ख़राब हो गई। उसके वो लोग ये बुनियादी चीज़ें खरीदने आते थे तो साबुन तेल भी खरीद लेते थे जी थोड़ा जी बहुत। जी 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 अब वो भी गाली देता है कि इस व्यवस्था ने उसकी दुकान को भी ख़राब कर दिया है। जी जी तो जी एक तो चीज़ ये हुई है कि हमने अपने खर्चे समेट लिए, हम बस जितना मुफ्त में मिल गया उसमें जीने की कोशिश करने लगे हैं राष्ट्र के तौर पे। थोड़े दिन पहले एक खबर आई कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पैसे जुगाड़ करने की कोशिश की बाहर से, विदेश से। तब कान खड़े हुए कि ये क्या हुआ। उसके बाद ज़्यादा खबरें नहीं आई इस बारे में और किसी तरह से उसको रोक दिया गया है। अ, ये सारी बातें जब हम लोग कर रहे हैं और हमने सब पढ़ा ही है तभी हमें पता चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को किसी भी तरह का अकाउंटेबिलिटी का कोई बोझ नहीं रहा अब।
ये जो इकोनॉमी का सवाल है, जो एनपीएस का सवाल है, जो धन्ना सेठों को पैसा दिया जा रहा है और कर्ज दिया जा रहा है, आबाद कर्ज दिया जा रहा है, उसका सवाल है। ये इकोनॉमी के सवाल तो टेक्निकल सवाल हैं, लेकिन जिस तरह के ईडी के छापे विपक्ष पे पड़ते हैं और ये सब होता है, तो जो अकाउंटेबिलिटी जो बुनियाद है किसी भी लोकतंत्र की, और कॉन्सिक्वेंसेस का जो भय होना चाहिए, चाहे वो हमारे नेता हों, चाहे वो अधिकारीगण हों, चाहे वो हमारी अदालतें हों, चाहे वो हमारा मीडिया हो, ये कॉन्सिक्वेंसलेसनेस जो है, इसको आप किस तरह देखते हैं किसी भी लोकतंत्र में? देखिए, ऐसा होता है कि जब आप वो नहीं होते जो आप जैसे मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर आपको प्रिटेंड करूँ कि मैं एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ, जो मैं हूँ नहीं, मैं उसका विद्यार्थी भी नहीं था। अखबार वखबार पढ़ के जो सबको ज्ञान होता है उतने ज्ञान मुझे है। तो लेकिन अगर मैं वो दावा करूँ तो कहीं न कहीं पकड़ा जाऊँगा, कहीं न कहीं मुझसे गलती होगी और फिर जान ही जाएँगे सब। इस सरकार के साथ और इस हमारे भारतीय दक्षिण पंथ के साथ यही हुआ है। इसने जो इसका नीतियों का पिटारा है, उसके जो लक्ष्य थे, राम मंदिर बनाना, कश्मीर में 370 हटाना या और मान लीजिए वो आपका यूसीसी आ जाए या ये सब कर लें। इस सब से अगर इन्होंने सोचा था कि हिंदुस्तान में आमूल-चूल परिवर्तन हो जाएगा और हम सोने की चिड़िया बन जाएँगे, तो ये एक उसी तरह मेरे ही तरह के विद्यार्थी का हाल होना था, कि जिसको पता कुछ नहीं है और वो इस तरह की चीज़ों से वो नतीजे हासिल करना चाह रहा है जो आज की दुनिया के लिए उसका कोई मायने नहीं है। तो इन्होंने क्या किया? फाइल पड़ी हुई थी मनमोहन सिंह के ज़माने में कि साहब नोटबंदी अगर कर ली जाए। इनके ये आने के बाद इन्होंने ये सोचा कि हम डेयरडेविल हैं और मनमोहन सिंह इसलिए उतने सफल नहीं हुए जितना ये जैसा समझते हैं कि उनकी नीतियों पर पहरा था। कहीं राहुल गांधी फाड़ देते थे कागज़, कहीं सोनिया गांधी बुला लेती थी, कहीं कोई कर लेता था वगैरह वगैरह। तो ऐसी फाइलें जो उस समय विचार की गई और विचार करके इसलिए रख दी गई कि उनका देश के परिप्रेक्ष्य में नुकसान हो सकता था। उन फाइलों को इन्होंने सोचा कि हम लागू कर देंगे तो हम विश्व विजयी हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। तो प्रोपेगेंडा तो उन्होंने उस लेवल का कर दिया कि हम विश्व गुरु हो गए, लेकिन उसके लिए जो फैसले लिए वो फैसले सब उल्टे पड़ गए। हमारा जो पैरेलल इकोनॉमी है, जिसको अब ब्लैक वैक कह देते हैं उसे, लेकिन अनौपचारिक कह लें। अनौपचारिक जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो बहुत बड़े हमारे जैसे देश में जब शिक्षा का स्तर ये है तो होना ही है वो, और इतनी विविधता है तो बिल्कुल स्वाभाविक है ये। और हम विकासशील देश थे, इस रियलिटी को हमें समझ के ही आगे बढ़ना होगा। तो आपने ये नोटबंदी कर दी और 50 दिन में जिस चौराहे पे कहिए बुला लें। अब न वो चौराहा है, न 50 दिन है, न कोई पूछने वाला है, न कोई आने वाला है, न कोई मतलब है। उसने हमें चौपट कर दिया। अब सिर्फ ये हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ में सफलता है इस सरकार की कि इसने हमारी पूरी आबादी को टैक्स से लाद दिया है और चमड़ी निकाल रही है उनकी। अभी एक बहुत बड़े समाज को तो बिलबिलाहट शुरू हो गई है, लेकिन चूंकि आर्थिक असमानता से एक और चीज़ समस्या होती है। समाज में डर पैदा होता है। जब आर्थिक कठिनाइयाँ आती हैं तो समाज में डर फैलना शुरू होता है। उस डर में लोग संकुचित हो जाते हैं, जातियों में संकुचित हो जाते हैं, क्षेत्र में संकुचित हो जाते हैं, धर्म में संकुचित हो जाते हैं। जो भी कठिनाई में होता है वो संकुचित होता है। ये समाज की साइकोलॉजी है। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोग बचने के लिए भाग रहे हैं। सच्चाई ये है। कठिनाई दूसरी है। कठिनाई आर्थिक नीतियों से तबाही आ रही है, उनको उसका हल नहीं है। तो कोई कोई धर्म के लिए भगवान के पास भी भाग रहा है, कोई और कहीं भाग रहा होगा अपने अपने धर्म के हिसाब से कि यहाँ से हो जाए, पीर फकीर उसका कुछ इलाज कर दें। तो जिसको जहाँ भाग रहा है हर आदमी, किसी के पास हल नहीं है। और जिनको हल करना था वो खुद ही उन्होंने हल के रास्ते ही बंद कर दिए। तो आप फेल होना शुरू हुए। आपने सोचा मेक इन इंडिया हम अनाउंस कर देंगे और प्रोपेगेंडा बहुत कर देंगे तो एफडीआई आना शुरू हो जाएगा और हम बिल्कुल चीन को रिप्लेस कर देंगे। हुआ क्या? जो 2-4-10 कंपनियां चीन से निकली वो सब वियतनाम और कंबोडिया इन सब में चली गई, दूसरे छोटे देशों में हमारी तुलना में। हमारे यहाँ विचार ही हो रहा है उनका सबका। इस बीच ये हुआ कि एक और इनकी समझ है कि अपने ओलिगार्क पैदा कर लीजिए पुतिन की तरह, 10-20 अपने जो लोग हैं सारा देश उनको दे दीजिए और वो कैपिटल जनरेट करेंगे और उससे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा। हमारा जो कैपिटलिस्ट है वो शुरू से दलाल पूंजीपति है, चोर है। वो खुद उसने रिसर्च पे कभी कुछ किया ही नहीं, आज तक एक प्रोडक्ट नहीं बना पाया। वो दुनिया में फोर्ब्स में 1 2 3 हो जाए, नंबर 1 रहे हम कहते हैं,
लेकिन उसका बनाया हुआ एक पेन भी सामने हमारे नहीं है, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड वो है ही नहीं। वो चोर है, वो सरकार से मिलके जनता की जेब काटता है, वो पॉलिसी अपने पक्ष में बनवाता है। बस। तो वो एसेट लूट रहा है इस समय। तो ये पूरा वक्त जो जा रहा है, ये हमें एसेट लूट का वक्त है, और जनता में डिस्पैरिटी की बेइंतहा वृद्धि का है, और बेतरह गरीबी फैलने का दौर है। उस डर में लोग अपने अपने कोने में भाग रहे हैं। जाति वाला जाति में भाग रहा है, धर्म वाला धर्म में भाग रहा है, क्षेत्र वाला क्षेत्र में भाग रहा है, उसमें हल तलाशने की कोशिश कर रहा है जहां उसका हल है नहीं। तो एक कोलाहल पैदा हो रहा है जिसका हल इस सरकार के पास भी नहीं है। आपने कहा कोई पीर दरगाह पे भागेगा, कोई बाबा के पास भागेगा। हम लोगों जिसको को जितना पता है। कल भी खबर थी कि किसी किसी बाबा के यहाँ लोग कुचल के मर गए हैं, जी जी। है ना। हर थोड़े दिनों में इसी तरह के बड़े बड़े समागम, एक धर्म धार्मिक स्थान पर, समागम। वो हाँ बहुत प्रसिद्ध धर्म स्थान हाँ है यहाँ हाँ हिंदुओं का। हाँ। जी। तो वो कहीं भी हो सकता है, कोई दरगाह का भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी स्टैम्पीड कहीं भी हो सकता है। ये जो जब गवर्नेंस डिलीवर नहीं करता है, जब गवर्नेंस का फेलियर होता है, जी जब हम घर में बच्चा बीमार है और उसके इलाज के पैसे नहीं हैं, जी। तो झाड़ फूक, पीर मुरीद, दरगाह और बाबा, उनकी तरफ जाना पड़ता है। बिल्कुल, वो पैसे की कमी से जाता है। पैसे होते तो आदमी अस्पताल जाता है, पैसे नहीं होते तब इन सब जगहों पे जाता है। उसी तरह से मन्नतें तभी मांगते हैं जब बच्चे को नौकरी लगनी है, लेकिन मिल नहीं सारी रही। तैयारी है उसकी, वो पढ़ गया, उसके हाथ में डिग्री है, सब कुछ है, जी लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल नहीं रही मिल है। रही। तो फिर मन्नत जी जी। कि व्यवस्था से तो मांग नहीं पा रहे हैं। 100 लोगों को नौकरी मिलनी थी, लेकिन आदमी एक अपने बेटे की मन्नत अकेले की मानता है कि इन 100 लोगों को मिले ना मिले, मेरे मेरे बेटे एक वाले को को मिल जाए। मिल जाए। ये पूरा जो डिस्कोर्स है, जो भाग्यवादी बनाता है हमें, जो अंधविश्वासी बनाता है हमें, उसकी तरफ लगातार भारत का जनमानस ढकेला जा रहा है, और इसमें सभी पिस रहे हैं। हिंदू धर्म के मानने वालों के बीच में बाबाओं का इतना बड़ा वर्ग पैदा हुआ है कि वो हर समस्या का समाधान उसके पास है। वो कृपा बांट रहा है, लगातार पर्ची निकाल रहा है, वो छू करके मामले को ठीक कर रहा है, दूर से वो तीर चला करके ठीक कर रहा है व्याधियों को। आपको क्या लगता है कि ये हम लोग, और जो चेहरे होते हैं जब मैं टीवी पर देखती हूँ या सोशल मीडिया पे, मुझे लगता है ये फेयरली नॉर्मल चेहरे हैं जो इस षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोग इतने अंधविश्वासी सिर्फ बैड गवर्नेंस की वजह से हुए हैं, या सच में कोई धर्म का एक खास तरह का हमारे ऊपर कुछ सवार हो गया है? नहीं नहीं नहीं, ये सारी दुनिया में जो आर्थिक अव्यवस्था, जो भी निजाम का तरीका है दुनिया चलाने का, कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं, ये उसकी असफलता है। उसने सब चीज़ें तो अपने कंट्रोल में कर ली। कंट्रोल करने के बाद उसमें जो हवस है, जिसकी वजह से उसको आरोपित किया जाता है कि वो चीज़ें फिर बहुत छोटे हिस्से में सिमटना शुरू हुई। सब एसेट, सारी रिसर्च, सारे प्रोडक्ट, सब चीज़ के फिर मोनोपोली, फिर ताकतवर देशों के ओलिगार्क जो हैं वही सब कुछ सारी दुनिया का ले लेंगे, हर बड़ा धंधा ले लेंगे। इस सबसे ये अफरा तफरी सारी दुनिया में मची है। और जैसा हमने पहले बातचीत में हुआ कि जब आदमी को समझ में नहीं आता और डरता है तो वो सुपरस्टिशन का शिकार होना ही होना है। और ये सारी दुनिया के गरीब उसके शिकार हैं, सारी दुनिया के कमज़ोर उसके शिकार हैं, लाचार हैं। लाचार लोग हैं। उनके पास अपनी चीज़ों को समझने का, एनालाइज करने का और उसका हल निकाल के उस पर काम करने का नॉलेज भी तो कॉस्ट है ना। इस दौर में नॉलेज भी कॉस्ट है। वो कॉस्ट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेबसी में और उस गहराई में मतलब सुपरस्टिशन वगैरह की गहराइयों में फंसते चले जा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये चीज़ जितनी बढ़ेगी उतना वो भी बढ़ेगा। ये अनफॉर्चुनेट है कि जितनी डिस्पैरिटी बढ़ेगी उतने ही बाबा ओबा की फॉलोइंग बढ़ेगी। एक माँ बाप ने अपनी 12 साल की बच्ची का दान कर दिया है कुंभ में। उससे पहले एक स्कूल मालिक जो प्रिंसिपल भी थे, उन्होंने 8 साल के अपने ही स्कूल के एक बच्चे की बलि दी है कि उनका ये शिक्षा का धंधा चले। ये बच्चों के साथ हो रहा है, हम अपने ही बच्चों के साथ ये कर रहे हैं। जो शिक्षा लेने आता था उसी बच्चे की बलि दे दी है। जी जी। ये जब तक ये था कि भाई बाबा के समागम में चले गए तब तक ठीक था, लेकिन ये मामला खतरनाक हो गया अब यहाँ से। नहीं, ये हमारे यहाँ हमेशा इस तरह की चीज़ सुपरस्टिशियस लोगों में बली वली ये सब बहुत ही नकारात्मक चीज़ें, बहुत मतलब अस्वाभाविक चीज़ें हमारे समाज में प्रवेल करती रही हैं अंडरग्राउंड। कभी कभी पहले भी होता था। हाँ हाँ, नरबली की हम लोगों के पत्रकारिता के युग में हमेशा खबरें आती रही हैं और सबके वही हैं, प्रॉब्लम सबकी बेसिक वही है।
आर्थिक असफलताएं या निजी असफलताएं किसी के बच्चे उच्चे न होने का, लेकिन ज़्यादातर आर्थिक असफलताएं हैं। और ये बच्चे उच्चे न होने में भी पीछे से आर्थिक असफलताएं ही आती हैं कि उनके पास उस नॉलेज को लेने के लिए पैसे नहीं हैं कि वो अफोर्ड कर सकें कि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। असली चीज़ वही है कि अफोर्ड कर पाने में असफल होना। सिंह साहब, बच्चों का ज़िक्र इसलिए किया, मैं इस पर आना चाहती थी कि इस देश में बच्चों को इस तरह की क्राइम से बचाने के संस्थान थे। अब हमें इन संस्थानों का ज़िक्र नहीं है। पहले एनजीओज़ थे जो बचपन बचाया करते थे, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला। अब वो सारे क्यों खामोश हो गए? अब उन्होंने क्या तय किया है? वो संस्था तो हैं, उनके पास सीएसआर फंड भी आ रहा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो वो सरकारी संस्थान हैं वो तो वेपनाइज कर दिए गए हैं, वो अब कुछ है ही नहीं। वो तो सरकार की ओर से जो उनके सामने विपक्ष है उसके खिलाफ शत्रुपूर्ण व्यवहार करने के प्रयोग में आते हैं, चाहे महिला आयोग हो, बच्चों का आयोग हो, जातियों के या पिछड़े कमज़ोर तबकों के जो आयोग हैं, ये सब वेपनाइज्ड है। भारत नंबर 1 है मिसिंग चिल्ड्रन में। जी मैं इस पर आना जी चाहती जी हूँ। जी तो मिसिंग चिल्ड्रन कहीं तो चले गए हैं, जी। कहीं तो होंगे वो, या उनका कुछ तो हुआ होगा। नहीं, लाखों बच्चियां मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बिहार से, उत्तर गुजरात से प्रदेश भी। से, गुजरात से गायब की जाती हैं हर साल। और हम सब जानते हैं कि गायब की हुई बच्चियों के साथ क्या होता है। हम सब जानते हैं कि हर शहर में, अब इन शब्दों का उनका क्या उपयोग किया जाए, इस तरह के मतलब इलाके होते गैंग्स हैं। हैं। नहीं नहीं, गैंग्स खुले हुए हैं। अब सिर्फ इलाके की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी ने अब चीज़ों को बहुत सुलभ कर दिया है और इस तरह के वो सब सर्विस दे रहे हैं और उसकी सर्विस बहुत लोग खरीद रहे हैं। उसी में से कभी कभी कोई चीज़ जिसमें राजनीति वगैरह होती है, कभी कभी कंट्रास्ट आ जाता है कि किसी पत्रकार से, क्योंकि ज़्यादातर पत्रकार तो वही कर रहे हैं जिसकी हम आप बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई पत्रकार, कोई राजनेता का इस तरह का प्रसंग एक दूसरे में टकरा जाता है तो हमारे आपके पास एक सूचना आ जाती है कि साहब ये हुआ, ये इसका एमएमएस आ गया, ये वीडियो आ गया। वरना तो ये तो इस तरह से घट रहा है और इतना इसका पैमाना बड़ा है कि बात करने से सिहरन होती है। बहुत अजीब है। मतलब हम सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में मिसिंग चिल्ड्रन वाला देश हो जी। करके, मिसिंग के अलावा हम सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे पैदा कर रहे हैं। जो हैं हमारे पास हैं। गुजरात सबसे ज़्यादा पैदा करता है देश में, जिसको मॉडल बताया गया। वहाँ स्टंटेड ग्रोथ। 38-40%, 38-40%। तो अब इन चीज़ों पे, खान पान पे, चीज़ों पे, आधुनिक बनाने पे, वैज्ञानिक बनाने पे, मॉडर्न चीज़ों पे जाने पे, इन पे जो जाएगा उसको कोई सोरोस का एजेंट बता दिया जाएगा, कोई पता नहीं अंतरिक्ष का किसी का एजेंट, यूएफओ का बता दिया जाएगा। बहुत मुश्किल है। क्या गोल पोस्ट था, हम कहाँ पहुँच गए हैं। समझ में नहीं आता कौन सा इशू को छोड़ दें और कौन से को रख लें, क्योंकि जी जी हर चीज़ उतनी ही इम्पोर्टेंट और उतनी ही इमरजेंसी वाली लगती है। जी। बच्चों का जब मैं सुनती हूँ तो अजीब हाल हो जाता है कि इतने बच्चे माँ बाप से जुदा होकर के कहाँ चले गए, कैसे सब्र आता होगा उन नहीं, माओं को कई अपने। बार ऐसी स्टोरीज आती हैं जब उनकी पूरी डिटेल, ऐसे कोई बच्चा कभी ऐसे किसी पत्रकार से या किसी ऐसा समाज सेवी से टकराता है और उसकी कहानी अगर आती है और वो डिटेल्स आते हैं, सुनना मुश्किल है बाल बच्चेदार किसी इंसान के लिए। तो बहुत ही त्रासदियाँ ही डर त्रासदियाँ। पैदा करता है हम लोगों में भी, सब में, अपने बच्चों, हम लोग है। यहाँ आदमी निजी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कोई कितना ही बड़ी बात करे, एक समय पे तो निज होता है। तो जब वो निज होता है तो उसकी कपकपी आती है उसको कि बाप रे बाप, चारों तरफ हमारे क्या है। एक नौजवान पत्रकार जो सही काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, और देश के बड़े कॉरपोरेट मीडिया भी उसका इस्तेमाल करते थे रिपोर्टिंग के लिए, आज वो बहुत बुरी तरह इस दुनिया से चला गया, मुकेश चंद्रकर। और हम देख रहे हैं कि जो कॉरपोरेट मीडिया उसका इस्तेमाल भी करता था, उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। अभी हम प्रोग्राम से पहले हम लोग इसकी बात ही कर रहे थे कि अगर उसके भी डिटेल्स पढ़े जाएं तो हम लोग जिस पेशे में हैं, हम लोगों में से भी बहुत से लोग इसको कहेंगे कि गलती करते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट के मामलों में दखल देने की कोशिश करने के गुनहगार हैं उस लिहाज से। और जब जो कुछ उसके साथ घटा, दोनों को आमने सामने करें तो सोचिए हम हम्म, खुद बहुत असर आईने के होता है। सामने में हमारा अपनी हाल क्या होता है। तो ये दुर्भाग्य है कि फील्ड में जो भी है वो लगभग वैसे ही खतरे में है। और नज़ीर बनाने की ही कोशिश की जा रही है। ऐसी बहुत सी नज़ीरें हैं पहले से, अब ये आदत में शुमार हो चुका है। क्योंकि आप एडीआर की रिपोर्ट बता रही है ना कि अभी जो महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, 90% से ज़्यादा उम्मीदवार करोड़पति थे।
जो हमारे संसद में लोग हैं, इसमें शायद 86 या 87% लोग करोड़पति हैं। जो विभिन्न राज्यों के सत्रप्स हैं, ये सब हजारों करोड़ के लोग हैं। और इस देश में इतनी डिस्पैरिटी है कि 80-90 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे के जिंदा रखा जा रहा है। तो एक छोटा सा सेक्शन पैदा हो गया है, 10-20 लाख लोगों का होगा, जिन्होंने इन सब चीज़ों को आपस में अपने में निहित कर लिया है। और बाकी सारे लोग बिना कहे एक स्लेवरी वाली कंडीशंस में धीरे धीरे ढकेले जा चुके हैं। और उन कहा जा रहा है कि नहीं, वो तो वोट देते हैं, वो लोकतांत्रिक हैं, उनके वोट से सब फैसले होते हैं, और हम इस पे यकीन भी करते हैं। निराशाओं में जब सबसे ज़्यादा लोग अपनी जानें खुद ले रहे हैं, और उसमें युवा हैं, और उसमें 30s और 40s के जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं किसी की ज़िंदगी के, जी। उसके युवा हैं, और वो पूरा सपरिवार ख़त्म कर रहे हैं अपने आप को, और उसमें नोट लिख करके जाते हैं। पहले अपने बच्चों को ख़त्म किया, फिर खुद हस्बैंड वाइफ ने कर लिया। 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कोशिश हो रहा है कि उससे बचने के लिए यहाँ से भाग जाओ। मैं उस पर लोग अभी आना ही चाहती थी इसके अच्छा, बाद। हाँ, हाँ, मतलब हाँ, बात एक दूसरे हाँ, से जुड़ी हुई है। हाँ, जो नहीं भाग पा रहे हैं, बच्चे हैं, बीवी है, जिम्मेदारियां हैं, कर्ज है, समाज है, सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो उस रास्ते पे चले जा रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन जिसके लिए संभव हो पा रहा है, या जो कहीं सुन ले रहा है, वो खेत बेच के, माँ बाप को धोखा दे के, बीवी के जेवर रख के, नाव में बैठ के मौत को गले लगाते हुए इस देश से पार होने की कोशिश कर रहा है। वो रोज खबरें आप देख रहे हैं ना कि बाउंड्री से कूदते हैं, मैक्सिको से कुदाया जाता है, सबसे और ज़्यादा हर बड़ी 6 घंटे तादाद में भारतीय हैं, भारतीय हैं, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा गुजराती हैं। अरे बाप रे, मॉडर्न गुजराती हैं। स्टेट सबसे ज्यादा गुजराती हैं। और उनको मैक्सिको से वो एक बांस का पोल बनाते हैं, हाँ, उससे कुदाते हैं। वो करीब 9 मीटर की या 10 मीटर की हाइट पे वो लगा हुआ है बैरिकेड। वही सब ट्रंप रोकने की बात कर रहा है। तो वहां से कुदा कुदा के सब आप भेजते हैं। हर 6 घंटे पे एक भारतीय को वापस किया जा रहा है अमेरिका से जी, और यूरोप से। मैं तो जानता हूँ कि ये चूंकि थोड़ा बहुत हमारा कारोबार है रूस में, तो इन इलाकों से जो ईस्ट यूरोप था, इन देशों में चूंकि सस्ता है थोड़ा सा, ये पहले यहाँ किसी तरह से पहुंचा दिए जाते हैं, फिर वहां से बॉर्डर क्रॉस जर्मनी में कराए जाते हैं। बहुत सारे देशों में तो गोली चल जाती है, हंगरी वगैरह गोली चला देते हैं, पोलैंड गोली चला देता है, कई लोग मारे जाते हैं। बहुत सारे लोग, वो जो ट्रक जाते हैं उसमें जो स्टोरेज होता है, उसमें सोए सोए ठंडे इलाकों से जाते हैं और उसी में बर्फ हो जाते हैं। कई बार कई लोग बच जाते। वो सब कहानियां पढ़ेंगी तो मतलब बहुत ही डर लगता है भाई। लेकिन ये सब भाग रहे हैं टैंकर्स में जो घुसा कर भेजे हर जाते हैं। साल। हम, हाँ, हर साल हम जाने कितने लोग यहाँ से, जो भी भाग पा रहा है, जिसके पास 10-15 करोड़ है, 5-7 करोड़ में नागरिकताएं मिलती हैं बहुत सारे देशों में, भाग जा रहे हैं। जो पढ़ने जाता है वापस ही नहीं आता। ब्रेन ड्रेन का तो खैर थ्रू आउट हमारी प्रॉब्लम है। तो क्या झूठ हम बोलते रहे हम विश्व गुरु हैं और हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, 2% इकोनॉमी लेके बिना किसी प्रोडक्ट के, एक झूठे प्रचार पे, झूठ पे चलता हुआ हम सच लेके घूम रहे हैं। मैं क्लब में मेंबर हूँ, तो हमारे क्लब में ज़्यादातर मतलब 80% ने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया है, और वो सब इस दौर की जो सियासत है उसके मुरीद हैं, मोदी बीजेपी भक्त के हैं। जितने प्रवक्ता हैं, ज्यादातर सबके बच्चे, वो निशिकांत दुबे की बच्चियां या बच्चे, वो एक दूसरा है जो कुमार आलोक है, क्या है, उसके बच्चे, ये सब विदेशों में है। ये सब स्मृति ईरानी की बच्चे, सबके बच्चे। अपने देश में आप शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं भाई? नहीं, ये लोग तो महंगी शिक्षा भी दे सकते थे, फिर भी उनको भारत सेफ नहीं लगा नहीं अपने नहीं बच्चों है के लिए। शिक्षा। सच्ची बात है कि नहीं है शिक्षा। शिक्षा नहीं है और उम्मीद भी नहीं है। ये धीरू भाई का धोखा स्कूल दे है, रहे हैं। वहाँ भेज देते, फिर अशोका यूनिवर्सिटी भेज देते। धीरू भाई भी स्कूल यहाँ खोल के रहते हैं, लंदन में है। लंदन में उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ली जी है, और जी, तो प्राइवेट जेट पे चल सकते हैं। तो राजाओं वाला हाँ, महल वो सब लिया। तो दूसरे लोग, रुपया उन्होंने सिंगापुर में रख दिया है। ये भी तो है ना खबर वो भी कि ये लोग, सुरक्षित नहीं फील हाँ, कर रहे ये हैं। रुपया भारत की इकोनॉमी में नहीं रख रहे हैं। 10 लाख करोड़ हमारे देश में पिछले वर्ष मुकेश अंबानी जी के नेतृत्व में सिंगापुर में पार्क कर दिया गया है, क्योंकि इस इकोनॉमी में जिसके वो डींगे हाँकते हैं और उनके चैनल रात दिन जहर घोल रहे हैं पूरे समाज में। सबसे खराब तो ये लोग ये कर रहे हैं, हमारा ही कर्ज लेके पी जा रहे हैं, सरकारों को मिला के लूट ले रहे हैं उसको, और पैसा बाहर पार्क कर दे रहे हैं। कोई इंस्टीट्यूशन उनका कुछ कर नहीं सकता। उत्तर दिल्ली की सरकार के
मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री सालों साल जेल में रहे, मुख्यमंत्री भी महीनों जेल में रहे, उनके 30 से ज्यादा एमएलए जेल में रहे, देश के जाने कितने दूसरे मुख्यमंत्रियों को जेल जाना पड़ा, लगभग सभी राज्यों के विपक्ष के मुख्यमंत्रियों और उनके सहयोगियों वगैरह में से कोई न कोई कानून के पचड़े में आया। 1.25 लाख करोड़ डकार जाने के बाद अनिल अंबानी आधे घंटे के लिए भी कहीं पूछताछ के लिए भी गए। ये देश का कैरेक्टर हो गया है। और फिर उनको बताया जा रहा है कि 24,000 करोड़ का लोन देने के लिए बैंकों का पूल हमारे आपके वाले पैसे से जो जमा किए हुए बैंक है तैयार हो रहा है। वो कई जगह विदेशों में एक चाइनीज कंपनी के विरुद्ध दिवालिया अपने को घोषित कर चुके हैं। उसका कर्जा नहीं दिया उन्होंने, भारत का कर्जा नहीं दिया उन्होंने, और फिर उनको नया कर्जा मिलने वाला है। इस देश का लोकतंत्र और इस देश की इकोनॉमी सिर्फ उन्हीं के काम आ रही है, सिर्फ और सिर्फ। बाकी सब सारे लोगों की जीएसटी लगा के चमड़ी उधेड़ ली जा रही है और इकट्ठा कर। अब तो ये आंकड़ा तो आरबीआई ने एक्सेप्ट करके बता दिया कि अब हमारी आय का, सकल आय का, बाहर से आने वाले में जो हम मजदूर हमारे जा रहे हैं उन्हीं गल्फ कंट्रीज में, अमन तक में, ओमान तक में और सब जगह कठिनाइयों में, कतर फतर सब जगह से वो लोग जो मनी ऑर्डर भेजते हैं, वो पैसा जो अपने घर चलाने के लिए पार्सल करते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा रेमिटेंस का पूल जो है, हमारा जो विदेशी पैसा है उसका सबसे बड़ा पूल अब वो है। मुस्लिम देशों से जो आ रहा है, बस मुस्लिम देशों में भी आ रहा है, और मान लीजिए अब इजराइल भी भेज दिया, यूरोप भी भेज दिया, अमेरिका, सारी दुनिया में हम गए हुए हैं। तो नहीं, यूरोप से तो नहीं पैसा आ पा रहा है, वहाँ के हाल बुरे हैं। अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है वहाँ। मोस्टली तो खैर इन्हीं से आता है, जो गल्फ कंट्रीज में। ये बिल्कुल आपकी बात सही है, मोस्टली तो इन्हीं से आता है जो मजदूर हैं, जिनके परिवार यहाँ हैं, अकेले गए हैं, और वो बेचारे रोज व्हाइट कॉलर वर्कर्स भी वहाँ, यहाँ पैसा, क्योंकि वहाँ तो टैक्स नहीं है। हाँ। तो आपके पास बच जाता है। अमेरिका में तो आपको टैक्स देना पड़ता है, कनाडा में टैक्स देना पड़ता है, तो आप जो कमा रहे हैं वहीं खपा रहे हैं। और यहाँ जो अर्जित कर रहा है वो तुरंत यहाँ से बाहर अपने बच्चों को निकाल रहा है, पैसे को भी निकाल रहा है। क्योंकि हम बात इस पर कर ही रहे हैं कि भारतीय अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, लेकिन विदेश अब भारतीयों को वापस भेज रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स है, और जो हकीकत है, सिर्फ डिस्कोर्स नहीं है। बाइडेन के समय में तो ये शुरू ही हो गया था, लोग बात कर रहे थे, जो वहाँ का राइट विंग है अमेरिका का। लेकिन अभी जो चीज़ें भारतीयों के बारे में वाइट लोग, अमेरिकन वाइट और कैनेडियन वाइट बोल रहे हैं, और इवन इजरायली जो यूरोपियन इजरायली हैं, इजराइल से जो बोल रहे हैं, वो जो मल्टीपल गॉड्स वाले लोगों के बारे में बोल रहे हैं, और जो स्टिंकिंग, बैड स्मेलिंग और नॉन एसिमुलेटिंग और मिसबिहेविंग और करी ईटिंग, ये जो बुराइयां हैं, और पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जॉब ईटर्स, तो उनको कहा ही जा रहा है कि हमारे सबके जॉब्स इन्होंने ले लिए हैं। तो एक बहुत अचानक इतना उभर के आया है भारतीयों के बारे में। पजीत्स वगैरह कहना, उनको एक गाली जैसा बना दिया है, पजीत कहते हैं उनको। तो क्या क्या होगा है? हमारे तो बहुत सारे बच्चे आईटी में सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि वो अमेरिका कनाडा चले जाएंगे, और अमेरिका कनाडा ने वीज़ा को लेकर के मामला ठप कर दिया है। देखिए, कैपिटलिज्म अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा है, और वो अब बढ़ भी नहीं रहा है। उसको चैलेंजेस आ गए एशिया से और अन्य जगहों से। चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और विस्तार की सीमाएं दुनिया में बदलाव हुए हैं पिछली सेंचुरीज में, वो उतना आसान नहीं है। अब किसी को उस तरह से गुलाम बना के लूट पाना आसान नहीं है। देखिए, बांग्लादेश में एक पूरी सरकार बदलनी पड़ी एक द्वीप लेने के लिए, सब इतने झगड़े होते हैं। तो चीज़ें जब कठिन हो गई हैं, अब कैपिटलिज्म के सामने कोई लीप करने का कोई जगह नहीं है, तो क्या होगा? अब असली समस्या पे तो कोई जाएगा नहीं, तो पॉलिटिक्स किस बात पे हो? तो पॉलिटिक्स के लिए काल्पनिक दुश्मन चाहिए। भारत की दक्षिणपंथी राजनीति को मुसलमान एक काल्पनिक दुश्मन उसने खड़ा किया है, अब तो उसकी ताकत से। अब तो सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बिल्कुल सारे भी हैं, नए जैन अभी जैन पे भी शुरू हुआ है, एंटर किए हैं। जैन भी शुरू। तो ये शुरू होगा कि एक काल्पनिक दुश्मन हमें, तो वहां भी जो व्हाइट सुपरमेसिस्ट है उसकी भी तो अप्रोच है दक्षिणपंथी ने, तो उसे दुश्मन देखना है। उसको ये दुश्मन नजर आ रहा है कि ये कूद कूद के हमारे यहाँ आ जा रहा है, सारा धंधा वंधा ले रहा है। लेकिन कुछ भारतीयों के व्यवहार में भी कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ये सब चीजें पहले भी थी। ऐसा नहीं था कि ये हमारे किचन में मसाले महकते हैं। बहुत सारे व्हाइट लोगों को थोड़ा अजनबीपन लगता है, हमें बहुत सारी उनकी चीजें अजनबीपन लगती हैं, लेकिन वो तब तक एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं जब तक कोई समस्या नहीं होती।
जब समस्या होती तो वही चीजें आरोप बन जाती। तो अब वो चीजें आरोप बन रही हैं। अब एक समय में यूरोप ने मानवतावाद वगैरह के लिए जो सार्वभौमिक सिद्धांत बनाए दुनिया में, जिनको यूएन वगैरह के जरिए सारी दुनिया से दस्तखत कराए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए, उन सब में जो किया उसकी वजह से वो आव्रजन वगैरह के लिए उन्होंने अपने को खोला। कहीं कठिनाइयां हुई तो लोग आए, उनके यहाँ बस गए, उनको सबको उन्होंने हेल्प किया एक ज़माने में। अब वो चीज़ उनके लिए झेल पाना, जिसे कहते हैं ना, आर्थिक रूप से झेल पाना मुश्किल हो रहा है। तो उससे जो कठिनाई जन्म ले रही है, उसका हल सही हल करने की जगह एक किसी को ऑब्जेक्ट बना लेना, या इसकी वजह से ये हो रहा है, किसी पे गुनाह आयद कर देना, ये सभी जगह दक्षिण पंथ कर रहा है। सभी जगह सरकारें भी तो उस तरह की आ रही हैं। हंगरी में जैसे है, पोलैंड में है, रूस में है, इन सब लोगों को नजर आता है कि कोई दुश्मन उनका लोकल होता है। तो और उससे नहीं होता तो सोरोस मिल जाता सबको, सब जगह सार्वभौमिक दुश्मन सोरोस। हाँ, हर सरकार का दुश्मन। हाँ, अभी तो जो ट्रंप आएंगे तो इनका भी दुश्मन है वो। इनके यहाँ भी वही सब शुरू होगा कि सोरोस, वो तो बेचारा बेड पे पता नहीं बचेगा भी कि नहीं, या लास्ट में है, लेकिन होगा कि यही कर गया बुढ़ा इतने सब बेकू। एक तो ये कि भारतीयों के साथ ये सब हो रहा है, लेकिन एक बहुत एग्रेसिव स्टांस भारतीयों ने विदेशों में लिया। जब हाउडी मोदी हुआ, जब इस तरह के फंक्शंस हुए, तो बहुत ज़्यादा उग्र भारतीय राष्ट्रवाद वहाँ एक्सपोर्ट हो गया, वहाँ पहुँच गया। और बाकायदा गुजरात से बड़ी तादाद में लोग जाते थे, और ये दिखाया जाता था कि वहाँ पर विश्व गुरु का इतना सम्मान है, और वहाँ के जो हिंदूज़ हैं वो कर रहे होते, वो यहीं के थे, यहाँ से लेके ढूल ढूल के जाते थे। उसकी वजह से एक वहाँ पर डिस्कोर्स पैदा हुआ है जिसको हिंदू फोबिया कहा जा रहा है। हमारे यहाँ उसको हिंदू फोबिया कहा जाता है कि हिंदुओं से लोगों को डर लगने लगा, जबकि हिंदुओं की छवि विदेशों में अब तक बहुत अच्छी थी। मतलब जितने भी माइग्रेंट ग्रुप्स थे, उसमें सबसे अच्छी छवि हिंदुओं की थी कि बड़े अच्छे होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, इनसे किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होती है, और बहुत नर्म पोलाइट होते हैं। ये सारी चीज़ें थी। अभी हिंदू फोबिया आया है। आपके कानों में ये लफ्ज़ पड़ा, हिंदू नहीं, ये बाहर से वहाँ का दक्षिण पंथ इस सबको नोटिस कर रहा है, और ये सब जगह दक्षिण पंथ इन सब चीज़ों को नोटिस हर सोसाइटी में करता है। तो वहाँ उसको छोड़ देगा, ये यहाँ के लोग समझते थे। ऐसा संभव ही नहीं था। जब आप अपनी पहचान के लिए किसी दूसरे देश में इस तरह से पेश आएंगे, जैसा पेश आना हमारे, ये सब 10 वर्षों में ज़्यादा चीज़ें बढ़ी हैं। क्योंकि इसके पहले कोई हमारा राष्ट्रपति या कोई हमारा प्रधानमंत्री ये सब कहाँ करता था? किसका इतना बड़ा बजट था? अभी तो ये हो रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में एक टांडा तहसील है, अंबेडकर नगर में। वहाँ तहसील का जो नगरपालिका होती है, उस नगरपालिका के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार का जो प्रचार है, वहाँ मोदी जी का फोटो लगा हुआ है। हाँ, ऑफिशियली जो पैसा देके, उसका पैसा वहाँ की पालिका देती है। तो ये चीजें इस स्तर पर जब प्रचार पहुंच जाएगा, तो वो सिर्फ देश में नहीं हो रहा है, प्रदेश में भी हमारे सारे दूतावास जो है प्रोपेगेंडा मशीन में बदल दिए गए हैं। सिंह साहब, मैं इसलिए अमेरिका और कनाडा के मामले को हिंदू फोबिया का उठा रही थी कि भारत के हिंदू ही समाज के लोग गल्फ में भी कम नहीं हैं, खासकर यूएई में और दोहा, कतर, इन सब जगहों पर सारी हैं। जगहों में, लेकिन वहाँ दुबई। कोई हिंदू फोबिया की बात नहीं कर रहा है। वो मुस्लिम राष्ट्र हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहाँ पर हिंदुओं को हिंदू कह के भगाया नहीं जा रहा है। जी। लेकिन अमेरिका में हिंदुओं को रोहिंग्या जैसा माना जा रहा है। मतलब रोहिंग्या तो चलिए फिर भी एक, क्योंकि वो तो राष्ट्रविहीन एक वो है, आइडेंटिटी है, समुदाय है, तो उनको वो अजाइलम सीकर्स हैं, या उनको यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि भाई आप इनका ध्यान रखिए। भारत में तो हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है ना। अब भारत के लोग अजाइलम भी सीख कर रहे हैं, नहीं, और वहाँ पर वो रोहिंग्या की तरह भी, और वो सब हिंदू ही हैं। देखिए, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। गल्फ के जो कंट्रीज हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं है उस तरह से। वहाँ सामाजिक जो विमर्श है वो दूसरी तरह का है। अमेरिका और कनाडा डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ उन चीज़ों को एड्रेस करने के तरीके वही होंगे जो भारत में हो रहे हैं, तो उनकी सिमिलरिटी भारत से ज़्यादा मिलेगी। गल्फ कंट्रीज दूसरी तरह से हैं। वहाँ यह है कि यहाँ वाले जानते हैं कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, और हम उससे आगे वाले में नहीं हो सकते। हदों में रहते हैं, हदों में रहना होता है उनको। वहाँ के कानून कायदे ऐसे हैं, वो उन हदों में बड़े प्रेम से रह लेते हैं। तो उन हदों में वो रहेंगे वहाँ, क्योंकि वो देश दूसरी तरह से अपने को संचालित करते हैं। लेकिन इन देशों ने
जो अपना जो नागरिकता दे रहे हैं वहां जाके हमने रायता फैला दिया है। हाँ, चूंकि वो नागरिकता देने का जो सवाल है वो भी एक डेमोक्रेटिक बहस में विमर्श के जरिए तय करके आया है। हाँ। तो इसलिए वो अलग है। यहाँ नागरिकता नहीं दे रहे, यहाँ नौकरी करा रहे हैं, आप काम करिए, पैसे लीजिए, अपने घर जाइए और बदमाशी करिए, जेल जाइए। तो कुल मिला के हमें नागरिकता देने वाले लिबरल वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा सूट नहीं कर रहे हैं, वहाँ जाके परेशानियां ये चीज बना रहे हैं। आने वाले दिनों में कठिनाई में पड़ रही है। नागरिकता हर देश में वहाँ के दक्षिण पंथ को ये चीज साइज दे रही है पॉलिटिकल। अभी 6 महीने पहले यूके में दंगे हुए जी और वो हिंदू वर्सेस दंगे ही थे, जी जी है ना? जी जी। वहाँ पर भी नागरिकता मिली। हाँ हाँ। तो इसलिए मुझे ये लग रहा है कि गल्फ कंट्रीज अगर भारतीयों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी इसमें शामिल हैं, अगर भारतीयों को नागरिकता नहीं देते तो समझदारी करते। जी, तो ये वो किसी को भी नहीं देते, वो अपना बचा के रखते हैं इस मामले में, होशियारी हाँ। करते हैं। वो पाकिस्तानियों को भी नहीं देते, बांग्लादेशियों को भी नहीं देते, सबसे काम लेते हैं। एक चीज़ और हुई है कि वेस्ट में सच में इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, हम्म वहाँ जॉब्स नहीं है हम्म। और मिनियल वो तो उनकी बैलेंस शीट्स बता रही हैं जी सबकी। जी, हाँ तो उनको जॉब्स चाहिए और जी उनको लगता है हमारे जॉब्स इन्होंने ले लिए हैं। जी। तो ये भी है। अभी गल्फ कंट्रीज में जॉब ये अभी भी दिए जा रहे हैं। अभी वहाँ इतना अकाल नहीं पड़ा है नहीं, जॉब्स वो का। ठीक ठाक हाल में है। हम्म, उन देशों में जो भी उनकी अर्थव्यवस्था है, हम्म, हालांकि वो सब उनकी बैंकिंग और दूसरे इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं वेस्ट से ही, उन पे भी असर पड़ता है। उनके यहाँ भी टूरिज्म वगैरह का जो एरिया है उस सब में उसका असर पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद उनकी कठिनाई उनसे अलग है। ये कितना दिलचस्प है कि भारत के लोगों के लिए मुस्लिम कंट्रीज ज़्यादा सूटेबल लगने लगे हैं और जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर ये रियलिटी है, हाँ लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने कंट्री साइड में इनसाइड इस रियलिटी को रियल ढंग से एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि हमने इतना झूठ का ताना बाना बुन लिया है, वही सब हम सही समझते हैं। और हमारे पास एक बहुत बड़ा रेवड़ है अज्ञानियों का, जिसमें उसको तैरा सकते हैं, तैराया जा रहा है। एक बहुत खुल करके बीजेपी के बहुत सारे नेता, विधायक, मंत्री, एमपीज ये बात कहते हैं कि दुनिया से इस्लाम को मिटाना है और इस्लाम ही सबसे बड़ी दिक्कत है और इस्लामिक मुल्कों में भारत के लोग इंक्लूडिंग हिंदूज इज्जत से जी रहे हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये जो सच्चाइयाँ हैं, हमारी ज़मीनी सच्चाइयाँ हैं, ये क्यों नहीं हमारे एमपीज को नहीं दिखती, एमएलएस को नहीं दिखती, नेताओं को नहीं दिखती, जिनका काम था भारतीयों को नौकरी देना और भारतीयों के लिए व्यवसाय के मौके पैदा करना, वो कर नहीं पाए, वो वहाँ भाग रहे हैं और इनका काम इन्होंने ये ले लिया है कि हमें इस्लाम को ख़त्म करना है। ये देखिए, हमने पाकिस्तान से कॉपी किया है। आरएसएस जो हमारे यहाँ है, ये फंडामेंटलिस्ट इस्लाम को कॉपी करता है। ये हिंदुइज्म है ही नहीं। बहुत सारे विद्वान इस बात को हिंदू विद्वान भी कहते हैं, शंकराचार्य वगैरह कहते हैं, लेकिन हम इसको देखें प्रैक्टिस में बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तानी सोसाइटी बनी हुई है। वो सारी भी दुनिया हिंदुइज्म को ख़त्म करना चाहते हैं। हिंदुइज्म नहीं, गैर मुस्लिम हर एक को खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, वो इस्लामिक इस्लाम सुप्रीमेसी फैलाना लाना चाहते हैं। जियाउल हक के ज़माने में वो बहुत बढ़ा, उस तरह के वीडियोस और वो सब हैं, यहाँ वाले देखते हैं। तो ये वही सब चीज़ें ये लागू करते हैं, हर चीज़ उसी से बरक्स करते हैं। हम अलग, हिंदुइज्म अलग है, इस्लाम अलग है, बुद्धिज़्म अलग है, लेकिन आप हर चीज़ को उनके कि वो ये करते हैं तो हम ये करेंगे, ये क्या बात है? तो जो अलग था, दोनों में जो अच्छा बुरा था, वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। दोनों, जो कुछ जिया उल हक के ज़माने में पाकिस्तान में हुआ, वो मोदी जी के ज़माने में भारत में हो, इस तरह की परिकल्पना लिए हुए बहुत सारे लोग, जिनकी बहुतायत हो गई है, और वो सारे टेलीविज़न स्टूडियोज़ में बैठे हुए हैं, एंकर बने हुए हैं, एडिटर बने हुए हैं, मालिक उनके पीछे हैं, और वो उनको उसी तरफ ढकेल रहे हैं कि हाँ बनाओ भाई, ऐसा ही करो, हम पैसे सिंगापुर में रखेंगे, तुम यहाँ ये करो। कमाल है ना। कम से कम पाकिस्तान जिया के दौर से गुजर के अब आंखें खोलने लगा है। नहीं, अब उनकी आबादी में वापसी हो रही है, क्योंकि कठिनाइयाँ वहाँ पे ले गई जहाँ दीवार थी। सब कुछ खत्म हो गया था, सब उनकी आबादी जान रही थी कि हम कटोरा लेके मांग रहे हैं। तो हमारे यहाँ हम ठेल के वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को अभी विश्वगुरु कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा 60-70 साल में इस देश में बेसिक्स हो गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया था, उसको बेच के 10-20 साल चलाया जा सकता है झूठ। तो वो वक्त अभी चल रहा है, देखते हैं कब तक चलता है। ये बहुत भयानक है ये बहुत सोचना। भयानक
हम एक इज्जतदार नेशन के तौर पे अरे उभरने लगे हमारे थे। पूर्वजों ने कितना काम किया, हाँ, हमने बहुत उनकी आलोचना की। हम लोग पत्रकारिता में जब आए तो कांग्रेस चूंकि ताकतवर सच थी, में, सच में। 82 83 में हमने शुरू किया था। तो हम लोगों ने तो पूरे जीवन इनकी आलोचना की, इनकी चमड़ी उधेड़ी, इनको हमेशा कटघरे में खड़ा किया। वही इस्टेब्लिशमेंट थे उस समय। आज हम में से कोई, हमें छोड़ दीजिए, अरुण शौरी जिनकी मतलब उनकी मशहूरियत, उनका पूरा अस्तित्व एंटी आरएसएस। कांग्रेसिज्म पे है, आज उनके सामने रिपेंट करने की कोई जगह नहीं है। हम्म, प्रशांत भूषण, ये सब लोग अकेले में हम्म, कि क्या कर दिया हमने। बहुत बड़ा आत्मघात किया। बिल्कुल, वो तो उन्होंने तो मतलब इस मामले में वो लोग ईमानदार हैं कि उन्होंने अपनी गलती पूरी ईमानदारी से अपने को महसूस किया कि हम ट्रैप में आ गए, हमने गलती की। राम जेठमलानी मरने से पहले माफी मांग के गए। आ गए। आपने देखा वो वीडियो? हाँ, देखा है। वो माफी मांग के गए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो और गई। सुब्रमण्य स्वामी पे माफी मांग के ही जाएंगे। लग तो रहा है। माफी जैसे ही वो, जैसा उनका स्टाइल है, उस तरह की माफी वो मांग ही रहे हैं। और फिर यशवंत सिन्हा, सतपाल मलिक, ये सारे लोग। बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे अभी जो हाल में खरीदे गए हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स, हम्म। पता नहीं क्या लिखेंगे अपने बारे में। आज तो जो कहल सुन और लिख रहे हैं वो अलग है, लेकिन कल क्या लिखेंगे वो देखेंगे हम लोग। पत्रकारिता पे बात करना चाह रही थी। आपने प्रॉपर जर्नलिज्म किया है, रिपोर्टिंग भी की है, जी जी। सब कुछ देखा है अपनी आंखों से। आज का जो पत्रकार है, आप क्या आपको लगता है कि किसी भी तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी बची है इवन पत्रकारों के लिए? एक बात। दूसरी बात ये कि जिस डिजिटल मीडिया से हमने 2-4 साल पहले बहुत उम्मीद लगा ली थी, क्या अब वो भी बिकाऊ हो चुका है? आपको महसूस होता है? देखिए, मैं जिस उम्र में पत्रकारिता में आया, 83 कह लीजिए, 83 एग्जैक्टली, उसके पहले हमारे यहाँ इमरजेंसी वाला मामला हो चुका था। और हम लोगों के सामने जो आदर्श थे वो थे जो इमरजेंसी में 19 महीने कोई जेल में रहा, कोई 17 महीने जेल में रहा, कोई उसके बाद भी रहा, कोई किसी केस में फंसाया हुआ था, निकले। उनमें से बहुत सारे लोग उस समय पत्रकारिता के लीडर बने। और उस समय की जो दो हिंदी की, हम लोग हिंदी वाले हैं, रविवार और दिनमान जो दो पत्रिकाएं थीं, उनका जो संपादकीय मंडल था, उसमें बहुत सारे लोग उसी सब आंदोलनों से निकले हुए, उसके प्रभाव से पूरी तरह से रंगे हुए लोग, उन्होंने पत्रकारिता को लीडरशिप दी थी। उनको हम लोग आदर्श की तरह देखते थे, और उन्होंने वो साहस दिया उस ज़माने में कि हम लोगों का शुरुआत ही हुई कि इस्टेब्लिशमेंट से तो आमना सामना ही होना है हमारा, और हमारे जैसों की पात थी। हम्म, उस समय भी सरकार से फायदे लेकर सरकार की तारीफ करने वाले लोग थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे, लेकिन वो आधे आधे रहे होंगे, और वो बड़ी हिकारत से देखे जाते थे। उनकी बड़ी मतलब बहुत ही, वो हम उन्हें पत्रकार मानते ही नहीं थे, सच्ची बात तो ये है। और हम लोगों में एक प्रतियोगिता होती थी उस समय, एक तरह की, कि कौन स्टोरी किसकी क्या है, किसने कब सरकार को कहाँ खड़ा किया कटघरे में। ऐसे भी लोग थे जो उस समय भी एजेंडा पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन वो पत्रकार भी थे। अरुण शौरी वगैरह ये भी थे, राइट विंगर थे ये, लेकिन ये पत्रकार भी बहुत बड़े थे, रिसर्च करते थे, मेहनत करते थे। अंबेडकर पर ही उन्होंने लिखा, कंट्रोवर्शियल है लेकिन खूब पढ़ा लिखा, तब लिखा। वो सब चीज़ें एक दूसरे को आमने सामने चुनौती देती थी। उस ज़माने में हम लोगों ने ये काम किया, और हम लोग बहुत छोटे से साधारण लोग रिपोर्टिंग वगैरह में करते थे। जो लीडरशिप थी बड़ी बढ़िया थी। फिर ये बदलाव हुआ जब कांग्रेस का विघटन शुरू हुआ, वीपी सिंह आए, उसके बाद दूसरी सरकारें बनी। कांग्रेस की एक कमज़ोर सरकार बनी नरसिंह राव के ज़माने में, बाबरी मस्जिद वाला हुआ। लेकिन उस ज़माने तक ये था, कठिनाइयाँ तब भी आ गई थी। जो 91 92 की मेरी स्टोरी है, जिसको मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्टोरी समझता हूँ, तो जिसकी वजह से इंडिया टुडे मैंने छोड़ दी थी। तो दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। हाँ, ज़रूर सर। हुआ ये कि उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं मुलायम सिंह पर सबसे बड़ा आरोप है कि उन्होंने गोली चलवा दी थी कार सेवकों पर। उस समय हिंदी पत्रकारिता सारी की सारी हिंदू पत्रकारिता हो चुकी थी। एक और चीज़ है जिसको मैं थोड़ा इससे पहले कह दूं। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में हर किस्म के मनुष्यता के विभेद जो हैं वो चैलेंज हुए हैं, और वो कमज़ोर कड़ी बन चुके हैं, खतरे में हैं। रंग भेद हो, नस्ल भेद हो, अन्य जो भेद थे, जेंडर हो। जनरल हो, रीजन हो, ये सब चीज़ें, ये सब कमज़ोर हुई हैं दुनिया में। लेकिन हमारे देश में एक स्पेशल चीज़ है, जाति। ये और मजबूत हुई है।
मैं इसे पा रहा हूँ कि जो मैंने बचपन में देखा था उसमें और आज में फ़र्क नहीं, आज और ज़्यादा मजबूती में मैं उसको देखता हूँ। तो ये जो हमारे यहाँ एक कड़वी बीमारी है जो दुनिया में कहीं नहीं है, इसने बहुत सारी चीज़ें पैदा की हैं हमारी तकलीफ़ों में। उसमें से एक यही थी कि जो भले ही कांग्रेस सरकार में रही हो, लेकिन चूँकि पत्रकारिता वगैरह में बड़ी जात के लोगों का ही बोलबाला था, इसलिए वो उस समय भी रिएक्शनरी ही थी, उसकी मेजॉरिटी या उसकी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और मौका पड़ने पर वो तुरंत रंग बदल के उसी धारा में चल देता था। तो जब मुलायम सिंह जी उस मामले में फंसे और वो कांड हुआ, हम सरयू लोग कांड, गोली जो चला दी थी कार सरयू सेवकों पर, सरयू कांड की बात कर रहे हैं ना? अब उसको कोई भी नाम दें, आप सरयू कांड कहें, कार सेवकों पर गोली दैनिक कहें, जागरण ने उसको सरयू कांड कहा था। हाँ, अलग-अलग नाम थे सबके। सरयू तो नदी चूँकि अयोध्या में बहती ही है, तो सरयू से उसको जोड़ना स्वाभाविक। तो हम लोग भी चूँकि मॉर्चरी या हॉस्पिटल, एडमिनिस्ट्रेशन सबके टच में थे, तो एक हमारी नज़र में भी एक आंकड़ा था कि ये इतने लोग हो सकते हैं। लेकिन जो एक मेन स्ट्रीम पत्रकारिता की पूरी 95% लोग थे, वो एक तरफ़ा थे। कोई सैकड़ों लिख रहा था, कोई हज़ारों लिख रहा था, इतने लोग मर गए, या कोई इस तरह से स्पेकुलेटिव लिख दे रहा था, जनसत्ता में जैसे लिख दिया गया कि आप गैस ही करते रहिए, लेकिन आपको लगेगा कि सैकड़ों मर गए। अब हम लोगों के लिए अजीब समस्या थी कि ऐसा हमें तो नहीं लग रहा था कि ऐसा हुआ है या इतनी बड़ी संख्या है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो तो वो घटना गुजर गई। उसके 3 महीने बाद विश्व हिंदू परिषद ने एक लिस्ट जारी की। चूँकि वो एक पूरे देश के मीडिया ने उसको उस तरह से दे दिया था, तो वो उनको एक राइट विंग के लिए मौका था कि उसको फ्लेयर अप करें। और वो लगातार कहते थे हज़ारों लोगों को मार दिया, सैकड़ों को मार दिया। तो उन्होंने उन पे दबाव था कि लिस्ट आप बताइए साहब किनको मार दिया। तो उन्होंने 63 लोगों की एक लिस्ट जारी की, 63 लोगों की, कि ये पहली लिस्ट है, अभी हम देश भर में आंकड़े जुटा रहे हैं और ये तो पहली लिस्ट है, उसमें पहले 3 नाम यूपी के थे। चूँकि मैं स्पॉट पे था, रेगुलर मैं भी कवर कर रहा था, मुझे शंका हुई कि ये गलत होगी, ये इतने लोग नहीं वहाँ मरे थे। 15-20 लोग हो सकते 19 थे। लोग टोटल जो टोटल 27 से 28 हैं, अच्छा। बाद में भी सब मिला-जुला के। तो वहाँ मौके पे 14-15 ही थे, हॉस्पिटल, मॉर्चरी ये सब उस समय, तो हम उसको 5-7 बढ़ा के मानते हैं, 10-15। और उन फिजूल की खबरों पे हमें कोई यकीन नहीं था कि ट्रकों में लाशें भर के और नदी में फेंक दी गई, न वो कहीं बाहर मिली, न फेंकते हुए कोई मिला, वो सब गलत बात थी। तो एक पत्रकार होने के नाते आपको अगर शक हो रहा है तो आप उसकी जांच करते हैं। तो वो लिस्ट आई, मैं उस समय इंडिया टुडे में था और वर्नाकुलर में मेरा दाखिला हुआ था, तो यहाँ से कुछ मिलते थे काम कि ये चीज़ें करिए, कुछ मिले हुए थे। लेकिन वो स्टोरी मुझे, तो मैंने अपना प्लान बना के भेजा, लेकिन यहाँ जो भी लीडरशिप थी उसने मुझे जो पहले काम दे रखे थे उससे डाइवर्ट किया कि वो करिए। अब मेरा पत्रकार उस समय, उसे लग रहा था कि नहीं, ये स्टोरी तो बहुत बड़ी है और ये बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास था कि गलत है, चूँकि उसमें पहले 3 नाम यूपी के थे। तो विश्व हिंदू परिषद की जो लिस्ट थी उस पर शक था आपको? फिर मैं उसको अपनी ओर से गया उसकी इन्वेस्टिगेशन में, उसमें पहले 3 नाम मथुरा के थे और आप इमेजिन नहीं करेंगे कि पहला नाम ही मुझे जिंदा मिल गया। वाओ! हाँ, वो आदमी जिंदा मिल गया, उसको छुपा रखा था, उसकी मूर्ति लगने वाली थी, मूर्ति के लिए चंदा हो रहा था। मुझे बाद में तीनों जिंदा मिल गए मथुरा के, पहले तीनों नाम यूपी के, तीनों जिंदा मिल गए। हाँ, इतनी बड़ी स्टोरी मेरे पास थी, मैं इंडिया टुडे का पत्रकार था, आप सोचिए क्या हाल रहा होगा उस जमाने में। 91-92 की बात है और सिर्फ मेरे पास वो स्टोरी थी। मैं समझ गया मेरे यहाँ तो नहीं होगी वो, उस समय जो लीडरशिप थी। संतोष भारती हमारे पहले एडिटर रह चुके थे चौथी दुनिया में, उनसे मैंने कहा मेरे पास एक बहुत बड़ी स्टोरी है और मेरे यहाँ नहीं होगी, कहीं कराइए इसको। तो एक न्यूज़ ट्रैक नाम का कैप्सूल आता था, यस याद है? यस आई रिमेम्बर हाँ। कैसेट। कैसेट आता था, तो न्यूज़ ट्रैक में मधु त्रैहन का जी था वो। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि मैं मधु से कहता हूँ, वो कर लेंगी, वो जरूर करेंगी, उनके लिए संतोष story। भारती तब कहाँ थे? वो नहीं, वो एमपी हो गए थे, अच्छा अच्छा। वो जनता दल के एमपी थे। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया, मैं वहाँ गया, उन्होंने अपनी कैमरा टीम भेजी। मैंने तो कभी विजुअल उसके पहले किया नहीं था, हाथ से रिपोर्ट लिख के फैक्स करने वाले रिपोर्टर थे। वो गए, हम लोग उसको जिंदा शूट किया उसी जगह जहाँ उसकी मूर्ति लगने वाली थी और लेके हम लोग आए। ये है कोई स्टोरी। ये आए, वो स्टोरी ब्लॉक हो गई, चुनाव होने वाले थे, वो स्टोरी आई नहीं। इसके बाद मैंने बीबीसी को फैक्स किया, जसविंदर था तब जिंदा, वो फ़ोन पे मेरी उससे बात हुई, लेकिन लगा नहीं कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब
मैं उसको लेके, आप सोचिए मेरे जैसा रिपोर्टर जो जिसका छोटा सा 8-10 साल का कैरियर रहा हो, उसके हाथ में ऐसी स्टोरी लग गई हो, कितना उस समय और मेरे ऑफिस से मुझे फ़ोन हो रहा है, कहाँ हो, गायब हो। हफ्तों हो गए थे मुझे ये सब सर्च करते हुए। फिर मैंने, एक मेरे दोस्त वेंकटेश रामाकृष्णन द हिंदू में थे, फ्रंट लाइन के लिए काम करते थे, वो आते थे यूपी कभी। तो मैंने फ्रंट लाइन में एन राम के यहाँ फैक्स किया। एन राम ने वेंकटेश को कहा कि ये कौन यूपी से कोई फैक्स कर रहा है, कह रहा है इंडिया टुडे में है, और जो जैसे भी कहा हो, उनके आपस में क्या संवाद हुआ मुझे नहीं मालूम। वेंकटेश का मुझे फ़ोन आया, कहा मुझे तुमने क्यों नहीं बताया, और मैं आ रहा हूँ दिल्ली, केरल में थे उस समय, और तुम वहीं रुको। वो दिल्ली आए, हम लोगों ने रात में द हिंदू के ऑफिस में बैठे, द हिंदू के पास वहाँ 2 कमरे भी थे INS में, और वेंकटेश ने कहा कि मुझे तो एन राम ने कहा कि जाके चेक कर लेना, रीचेक, पता नहीं ये सब इतनी बड़ी बात वो कह रहा है, मुझे यकीन नहीं है ऐसी गलती विश्व हिंदू परिषद करेगा। लेकिन वेंकटेश ने, मुझे जानता था वो, उसने कहा कुछ नहीं, आई नो। और हम लोगों ने रात में बैठ के खाना वाना खाया, जो पत्रकारिता में हम लोगों का शगल था वो सब एंजॉय किया, और रात में हम लोगों ने उसे ड्राफ्ट किया। मुझे अंग्रेजी उस तरह से लिखना नहीं आता था, उसी ने किया, व्हेन द डेड केम बैक, जब मुर्दे वापस लौटे। और ये स्टोरी आई सा फ्रंट लाइन में, और फिर फ्रंट लाइन के बाद तो फिर मतलब एशिया में सब जगह आई, पाकिस्तान में आई, BBC में आई, यहाँ उस समय वो विनोद मेहता थे, उनके अखबार में आई, और पायनियर में ज्योति ने, हाँ, और उन्होंने क्या नाम हिंदी में नई दुनिया में रामशरण जोशी जी ने इसको करके कर दिया, तो उनके ऑफिस पे RSS वालों ने हमला कर दिया था इंदौर में या कहाँ, ये सब हुआ। रामशरण जोशी जी इसकी कभी कभी चर्चा करते हैं। तो वो लाइफ की स्टोरी हुई, और मैंने इंडिया टुडे छोड़ दिया फिर। तो वो स्टोरी जब छपी, तब तक मैं इंडिया टुडे में था, तो उसमें वेंकटेश रामाकृष्णन और SP सिंह करके आई, तो सारे फ़ोन SP सिंह को चले गए, मरहूम हमारे बुजुर्ग SP सिंह जो पत्रकार थे। तो उन्होंने कहा यार मैं नहीं, अंग्रेजी में करता हूँ मैं। फिर आज तक नहीं, उस समय आज तक तो नहीं, नवभारत टाइम्स के एडिटर थे वो। तो फ़ोन सब उनको क्रेडिट चला गया, बाद में लोगों को पता चला। लेसर नोन SP सिंह थे आप तो। जी, तो जिंदगी की वो एक ऐसी स्टोरी है जिस पे मुझे ये विश्व हिंदू परिषद वाले हमेशा के झुट्टे हैं भाई। हमने तो पकड़ा एक बार, और उस स्टोरी को कहीं से काउंटर नहीं कर पाए लोग, एक लाइन का भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आया आज तक। और वो स्टोरी द फ्रंट लाइन ने अपने 25 साल के उसमें स्टोरी ऑफ द ईयर का उसको अवार्ड दिया। जबरदस्त। यही जिंदगी में कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपको खुशी देती है, तो अपने काम से उस पूरे दौरान जो 30-40 साल 35 साल का है, उसमें वो स्टोरी है जो खुशी देती। हम लोग बात कर रहे कहीं थे और कर रहे थे, पत्रकारिता आपका तो हमने प्रोग्राम ही छीन लिया। नहीं, अरे ये तो हाई पॉइंट है इस पूरे पॉडकास्ट का, व्हेन द डेड केम बैक। तो पत्रकारिता पे बात कर रहे थे हम लोग कि पत्रकारिता में जो अभी हो रहा है, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो प्रेस हो और चाहे TV मीडिया हो, आपने आखिरी बार इनको कोई स्टोरी क्रैक करते कब देखा था? कोई इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी क्रैक की उन्होंने? मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं कहाँ से देख लूंगा? है ना? जी, जमाना हो गया। ये तो ये करते हैं कि राहुल गांधी ने ये कहा, ये सही नहीं है, ये है, जो ब्रीफ आता है उसको लेके पूरा प्रोग्राम बना देते हैं, कोई पाठशाला चला देता है, कोई डिबेट बुला लेता है। यानी मैंने कहा ना, वेपनाइज कर दिया गया है। मगर सारे एक स्टूडियो बुनियादी शाम काम को कहने के लिए तो अपना एक बुनियादी काम करें कि भाई हमने आज ये स्टोरी क्रैक की, या महीने में एक स्टोरी हमने क्रैक की। तो आखिर में तो सिर्फ NDTV में थोड़ा बहुत रिसर्च का काम होता था, उसी में होता ही था एक्चुअली। बाकी लोगों को तो छोड़े हुए जमाना हो गया। क्राइम वाइम में कुछ लोगों को बैठाए रहते थे, वो डरावनी चीजें बना के थोड़ा कोई स्टोरी पैकेज बना के, हाँ, वो दाऊद जो प्रिय विषय हैं कुछ 3-4, उनके बारे में कुछ सनसनीखेज हो तो उसको करते हैं। दाऊद को लेकर के जो युवा पीढ़ी है उसका कौतूहल ये है कि कोई लेटेस्ट पिक्चर ही ला दे ये लोग। उसकी मतलब मौत की खबरें तो 10 बार लाते हैं और वो हर बार झूठ होती है, लेकिन उसकी कोई लेटेस्ट पिक्चर ही होती तो हम इमेजिनेशन में तो उसको ठीक से समझते कि ये है वो क्रिमिनल। लेकिन वो एक पॉपुलर कैरेक्टर है ना, न्यूज के लिए उस पे प्रोग्राम करना बिक जाता है। उसका एक दूसरा फायदा है इन सबको, उसका अगर उसका मान लीजिए टेप वेप मिल गया, उसके वो शकील, जो छोटा शकील बड़ा शकील कौन है, उससे बातचीत करके कोई टेप वेप चला देते हैं तो बाप रे, अच्छी TRP मिल जाती है। लेकिन ये सब इमेजिनेशन में चल रहा है और पता नहीं कैसे एक तस्वीर भी नहीं हाथ लग रही है उसकी।
तो उसके लिए तो कोई काम कर भी नहीं रहा है ना, तस्वीर हाथ कहाँ से लगेगी? ये उसके नहीं, किसी के लिए भी कोई काम कहाँ कर रहा है? 4 लोगों को माइक वाइक लगा के बैठा देना, कुछ उत्तेजित बात करा लेना, इस तरह का। यही सब जर्नलिज्म। फाइनेंशियल स्टोरीज़ को लेकर के जो आजकल माहौल है, कोई भी फाइनेंशियल स्टोरी हो, अभी आपने देखा सेबी का इतना बड़ा मामला आया सामने, और फिर वो जो महिला अधिकारी हैं सेबी की, उनको लेकर के आया, और वो 4 जगह से सैलरी ले रही थी और क्या-क्या उनके बारे में पता चला, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अभी नहीं, कोई स्टोरी क्यों करे? वो द हिंदू में और द एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ स्टोरीज उसके बारे में आ जाती हैं, हुँ, और इस देश में 5-7 लाख लोगों तक हुँ। वो चली जाती है। बाकी से किसी से कोई मतलब नहीं। डिजिटल मीडिया पे आना चाहती हैं, जहाँ आप भी सक्रिय हैं, हम भी सक्रिय हैं। जी। किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा आपको क्या लगता है, क्या डिजिटल मीडिया करप्ट नहीं है? क्यों नहीं होगा? और फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि कोई ऐसा आप बता दीजिए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें ये तय ना, जिसमें सुपारी जर्नलिज्म ना हो रहा हो इस समय का। नहीं, ऐसे तो अनेक हैं। सत्य हिंदी में भी नहीं होता, कोई सुपारी जर्नलिज्म में नहीं होता। किसी से कभी कोई पैसा नहीं लेते। क्वालिटी कमज़ोर हो सकती है, रीच कमज़ोर हो सकती है, असफल भी कह सकते हैं आप, लेकिन सुपारी जर्नलिज्म क्यों होगा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये सब जो तमाम वीडियोज़ करते हैं, मुझे नहीं लगता कि रवीश कुमार किसी से पैसा लेते हैं। हाँ, नहीं, आप या 4-5 लोग तो दूसरे लेवल पर हैं, उसकी बात नहीं हो रही। नहीं, ठीक जो बात है। जो थंबनेल से हर ये सही है कि उसमें भीड़ ऐसी है जो सुपारी क्लिकबेट्स जर्नलिज्म हैं। करना चाहती है, और अगर कोई उनको पैसे-वैसे दे या कोई प्रलोभन दे तो वो उसको तुरंत अंगीकार भी कर लेंगे। ऐसे लोग बहुतायत में हैं वहाँ भी, और होंगे ही। कोई भी टेक्नोलॉजी आएगी, उसमें ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि समाज हम वैसा बना चुके हैं। तो हम उसमें या किसी भी माध्यम में शुचिता तो नहीं पैदा कर सकते, लेकिन सिंबल हमारे पास हर जगह है। क्योंकि हमारे देश में लगातार चुनाव होते रहते हैं, और चुनाव को हम जानते हैं कि मीडिया का सबसे बड़ा बजट होता है चुनावों में। जी, और वो मीडिया का बजट ज़ाहिर है मीडिया पे खर्च होता है, उसमें हॉबनॉबिंग होती है, जी, उसमें तय होता है कि हमारी इतनी स्टोरीज़ आएंगी ही आएंगी, वगैरह वगैरह। जी। ऐसे में क्या डिजिटल मीडिया को किसी भी तरह के उसकी ज़रूरत है, एम्बर्ड्समैन की ज़रूरत है, या किसी तरह से इसको, इस चीज़ को चेक किया जा सकता है? नहीं, जैसे सत्या हिंदी हुआ, न्यूज़ लॉन्ड्री हुआ, या रवीश कुमार हुए, इस तरह के 4-5 जो बड़े नाम हैं, जो अपने, जिनको ज़रूरत नहीं है, वो अपने नाम पर ही काम करते हैं और बिकते हैं जनता के बीच में। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है डिजिटल मीडिया में, और कई इनोवेटिव तरीक़ों से भी हिडन परसुएशन चल रहा है। क्या हम लोगों के पास इसको चेक करने का कोई मैकेनिज़्म है? नहीं होना चाहिए, है तो नहीं, लेकिन होना हर एक को चाहिए। जवाबदेही सबकी होनी चाहिए। जवाबदेही का एक तंत्र होना चाहिए, है नहीं। आपको क्या लगता है, अगर कोई सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ रेगुलेशन का कोई मामला नहीं बना, कोई संस्था सामने नहीं आई, तो आज नहीं तो कल सरकार आ ही जाएगी? नहीं, जिन चीज़ों में सेल्फ रेगुलेशन की कोशिशें हुई हैं, जैसे टेलीविज़न वगैरह में है, वो संगठन बने हुए हैं, उनकी क्या हैसियत है? वो 25,000 रुपए का 50,000 50,000 रुपए का इनाम, जुर्माना सॉरी, है। जुर्माना किसी पे कर देना, क्या मजाक लगता है? जहाँ अरबों रुपए का खेल हो रहा हो, वहाँ 500 रुपए का नोट एक जुर्माने में कर दें, उसका क्या तो मतलब है? फिर हम यहाँ से कहाँ पहुँचते हैं एक ज़िम्मेदार मीडिया के तौर पे? क्या सिर्फ़ मीडिया मनोरंजन बन के रह जाएगा? हर तरह का मीडिया, नहीं, उसमें उसका कॉर्पोरेट भी बहुमत है, हिस्सा तो दूसरा भी है। मनोरंजन है ही है। न्यूज़ मीडिया की बात कर रही हूँ। न्यूज़ मीडिया में भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मनोरंजन ही है। वो ऐसे शीर्षक वगैरह लगाता है जिसमें झूठ होता है, और वो झूठ रोज़ खारिज होता है, लेकिन वो रोज़ लगाता है, और वो उसको आईबॉल्स देता है। इस तरह के झूठ की सबसे ज़्यादा बहार आती है चुनाव के दौरान, जी, जी। और जिसको जिसका फ़ेवर करना है, वो विपक्ष को उसी हर रात रौंद के सो जा रहा है। जी, जी। उसको लगता है कि उसने अपना काम किया और हो गया। जी। और जब रिज़ल्ट आते हैं तो कुछ और होते हैं, और रिज़ल्ट कुछ और क्यों होते हैं वो एक अलग मुद्दा जी, है, जी, जी। लेकिन ये है। तो इस देश का जो श्रोता है, जो कंज़्यूमर है, जो नागरिक है, उसका वो कहाँ खड़ा है? फिर कुछ नहीं, वो तो उसे सब शिकार कर रहे हैं, हम भी उसका शिकार कर रहे हैं। हम मीन्स हाँ, हाँ, माध्यम, ये जो है, माध्यम। ये उसका शिकार कर रहा है। उसकी भावनाओं से खेल रहा है, उसको मूर्ख बना रहा है, उसको सूचना नहीं दे रहा है, एम्पावर करने की जगह उसको उल्टा कर रहा है। तो हम बुनियादी सवाल पर आ जाएँ जी। कि क्या लोकतंत्र बिना मीडिया के चल सकता है? और अगर मीडिया के बिना नहीं चल सकता, तो क्या ऐसे मीडिया से चलेगा लोकतंत्र? देखिए, मीडिया का काम है कम्युनिकेशन, सूचनाएँ देना, पहुँचाना। लेकिन अब लोकतंत्र हो या कोई तंत्र हो,
मीडिया या मीडिया जैसा कुछ न कुछ तो होता ही है उनके बीच, कोई न कोई तरीका तो बात पहुंचाने का होता है। अब बात पहुंचाते समय अगर उसको करप्ट करके पहुंचाया जाए तो ये जनरली जो भी ताकत में होता है, यानी सत्ता जो होती है, ये उसके काम में आ जाता है। यही फार्मूला सब जगह चल रहा है। और तकनीक जितना विकसित होती जा रही है उतना ही ये इन लोगों के पक्ष में होती जा रही है। सत्ता के लिए मॉनिटरिंग आसान होती जा रही है, स्क्रूटनी आसान है, सेग्रीगेशन आसान है, तो निशाने पे लेना आसान है। एक जनता जो को बहुत कम पढ़ी लिखी है, 40% आपने कहा निरक्षर हैं, और ये एक एनआरआईज हाँ, का अपना ग्रुप है, उनकी समझ है ये। हाँ, उनकी समझ है। मैं इस आंकड़े पे वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक समझ है, उनको लगता है कि भारत देश की जनता का ये हिस्सा इस तरह से। जो भी बात कोई और कह रहा है, हमारे यहाँ तो कथावाचकों की हर बात को सच माना गया हाँ, हाँ। है ना, जो किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, उनको सच माना गया है। अब ऐसे में जो व्हाट्सएप पे आ रहा है या जो डिजिटल मीडिया पे आ रहा है, उसमें नीर छीर का विवेक नहीं है लोगों के पास करने का। तो इसका मतलब तो हमें सिर्फ मीडिया के ज़रिए ही कोई चाहे तो बर्बाद कर सकता है। हमारे यहाँ कोई बड़ा बड़ा हिंसा का कार्यक्रम शुरू करा सकता है। भाई, हमारे समाज को बर्बाद कर दिया गया है इसी हथियार से। हम बर्बाद हैं इस समय। आपको लगता है हम बर्बाद नहीं हैं? हम बर्बाद हो चुके हैं। पता नहीं हम वापसी कर पाएंगे कि नहीं। हो सकता है मेरी उम्र हो रही है 65-66 साल में, थोड़ा नकारात्मक सोचने लगा हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है। उम्र का जिक्र किया आपने, आपके युवाओं से भी है, और आपके जी, अपने जी, घर में युवा हैं, सब लोग हैं। इतना लो एस्पिरेशनल, जो अपने लिए कोई महत्वाकांक्षा, आकांक्षा, सपने, कोई हसरत, कोई तमन्ना नहीं रखने वाला यूथ हमने पैदा कर लिया है, जो सिर्फ ये चाहता है हिंदू राष्ट्र बन जाए। उसको कुछ नहीं बनना है, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इतनी बड़ी फौज अगर युवाओं की, जो जिनके अंदर पूरी शक्ति है, उनके अंदर अगर आकांक्षाएं नहीं हैं, एक समाज के तौर पे हम कहाँ जाएंगे? भाई, वो मुंबई वाली वो जो क्या नाम संस्था है, IMI क्या, IMI नहीं, IMEI। IMEI, हाँ। तो व्यास जी जो चलाते हैं, तो वो तो बता रही कि हमारे यहाँ 30-35 करोड़ लोग तो अब उनमें शामिल हो चुके हैं जिन्होंने ये मान लिया है कि न उनको रोजगार मिल सकता है, न उनका कोई जीवन है। दे आर नॉट आस्किंग फॉर दे इट। आर नॉट आस्किंग फॉर इट। वो जिंदा है बस। तो इस तरह की तो इतनी बड़ी संख्या तो पूरा अफ्रीका मिलके होगी। साइज देखिए। बहुत डिफिकल्ट है इसको ये सवाल एक्सेप्ट करना। जी जी। लेकिन मैं आजकल गांव में रहता हूँ, कोविड के बाद से हम लोग गांव में रहने लगे। मैं पूरे गांव को देख रहा हूँ अपने। निश्चित तौर पर मेरे पिता वगैरह के समय में उन लोगों के सामने था कि वो शिक्षित हों, नौकरियों वगैरह में जाएं, सेना वगैरह में चले जाएं, कुछ न कुछ आगे था। इधर पूरी की पूरी जमात जो है, एक आध को छोड़ के, सचमुच निराशा के अंधकार में है। शाम होती उनकी कोशिश होती कहीं शराब वराब का जुगाड़ हो जाए, बहुत सस्ती, उसी सब में वो सब चले जाते हैं। ज़्यादातर अपराधी बनना चाहते हैं क्योंकि वहाँ के सारे नायक अपराधी हैं। उस समाज के पूरे नायक ही अपराधी हैं। हमारे हर जिले, हर जनपद में कोई न कोई नायक जो है वो है, MLA MP वही बन रहे हैं, वही चुनाव लड़ रहे हैं, वही चुनाव लड़ सकते हैं। सच्चाई है तो सारा नायकत्व तो बदल गया है। तो उनके सामने दृश्य वही है। वो बिल मैं उस आंकड़े पे यकीन करता हूँ कि शायद उसमें कमी हो, बल्कि वो 40-50 करोड़ हो सकते हैं, क्योंकि मैं पूरे के पूरे गांव को देख रहा हूं। उनका आदर्श एक क्रिमिनल बनना है। अभी थोड़े दिन पहले एक समाचार देखा था जिसमें अपराध करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इंस्टीट्यूट है, नाम लिखा हुआ है, वो शायद मेरे फ़ोन पर पड़ा भी होगा, जिसमें ये बाकायदा अपराध करने की ट्रेनिंग दी ये जा सब तो रही कई बार प्रायोजित करके वीडियो बनाने के लिए भी होता है, लेकिन इसकी बात ही नहीं है। ये ट्रेनिंग अनवरत चल रही है। जेलों में ये ट्रेनिंग हो रही है, सोसाइटी में ये ट्रेनिंग हो रही है, अमल में ये ट्रेनिंग है। जी। कृषि का क्या हाल है? आप गाँव में हैं तो? भाई, यूपी, बिहार, असम, उड़ीसा, इन सब में तो तबाह है। क्यों? सिर्फ पश्चिम में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में अच्छी खेती होती थी। इनको भी हम तबाह कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश और क्यों राजस्थान तबाह ने है? इस बीच विकसित किया था अपने को, इधर उधर चेंज करके थोड़ा सा। उसमें थोड़े से आप कह सकते हैं ग्रीन शूट्स हैं, लेकिन वो मासेस की चीज नहीं है। क्यों ऐसा क्यों है?
क्योंकि जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो किसान को तबाह ही करना चाहती हूँ फेंक फाक के हल ज़मीन बेच के भाग जाए और फिर ज़मीन कारपोरेट्स में चली जाए और फिर वो अपना मशीनों से खेती करें जैसे दुनिया में की जाती विकसित दुनिया में की जाती है। आदमियों की क्या ज़रूरत है? इंसानों की ज़रूरत ख़त्म हो रही है सिस्टम को। ये बहुत ख़राब दौर है। और बड़ी फौज इनका इस आईटी वालों की इसी पर काम कर रही है, कैसे एआई को और ज़्यादा डेवलप किया जाए जो इंसानों का काम देखिए कर रही है। तकनीक तो चूँकि इन्वेस्टमेंट सारे जैसा हम लोग इसके पहले बात कर रहे थे कि 43-44% रिसर्च का पैसा सारी दुनिया का कम्युनिकेशन उससे रिलेटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रिसर्च पे खर्च हो रहा है। 25-26% लाइफ साइंसेस पे खर्च हो रहा है। 10-20% ही बचता है बाकी सारी चीज़ों के लिए। डिफेंस विफेंस में उसमें से ज़्यादातर चला जाता है। मुझे लगता है 5% जनोपयोगी होगा। 95% रिसर्च जो है वो कमर्शियल मैन्यूवरिंग के तहत होती है। तो उन्हीं सेक्टर में प्रोडक्ट नए के नए खिलौने आ रहे हैं और बाजार उनको खदेड़ खदेड़ के हर 6 महीने में मॉडल वॉडल बदलना ये सब करके आपसे खरीदवा रहा है, जितने लोगों से खरीदवा सकता है। कोई तो अच्छी बात होगी, बताइए, गांव की हो, शहर की हो, विदेश की हो। क्या बताएं, इधर तो बहुत दिनों दिल्ली से में कोई अच्छा चुनाव और नई सरकार का बिगुल बजने वाला है, दिल्ली कुछ बदलने वाला है, क्या होने वाला है? जब हम लोग जवान थे तो बहुत हमारे मतलब हमें अच्छी दुनिया लगती थी। हाँ। हमें तो ये सपने भी होते थे कि क्रांति वांति हो जाएगी, कर लेंगे या होने वाली है, या देश बदलेगा और दुनिया बदलेगी, दुनिया अच्छी होगी और ये सब होगा। और जो मतलब आप सार्वभौमिक जो मूल्य थे स्त्रियों के बारे में, मनुष्यों के बारे में, कमजोरों के विविधता के लिए, बारे में, हाँ। कमज़ोरों के लिए, दुनिया को ज़्यादा एसिमिलेटिव होने के लिए, ये सब चीज़ें, ये सब सपने टूट गए हैं पिछले 40 सालों में पत्रकारिता करते करते। पूरी दुनिया दिखती है यहाँ जहाँ पे हम हैं वहाँ से, और उसमें कोई कमी नहीं आ रही कहीं। आप फिलिस्तीन का देखिए तो दिल डूबने लगता है। कहीं भी, कहीं भी। जो सपनों की दुनिया थी यूरोप और वाइट वेस्ट की, वो बर्बाद है। हाँ, इतनी दुनिया को तबाह करने के बावजूद वो अपने को नहीं संभाल पा रहे हैं, या ठीक नहीं रख रहे हैं कि वो वही आदर्श रहें कम से कम। उन्हीं को देख के कुछ हम इधर-उधर आदमी जाए। लोकतंत्र पे सवाल है फिर, क्योंकि जो वाइट वेस्ट है या यूरोप है, जहाँ से हमें लोकतंत्र का आइडिया आया और उसके बाद हमने भी उसको कोशिश की, और हम अभी भी अपने हमारे ईडियम में, हमारे मुहावरे में वो इतना सैक्रोसैंक्ट है कि भारत का लोकतंत्र माशाअल्लाह, और हम नहीं, उसको जैसा बचाना। जैसा भी है साउथ एशिया में हमारा सबसे बढ़िया है। हाँ, हम 77-78 साल लोकतांत्रिक देश के तौर पे एग्जैक्टली। जी सके हैं। हम लोग तो अपनी पूरी उम्र जो है एक लोकतांत्रिक देश में जन्मे और उसी में सांस ली, उसी में पले बढ़े, उसी में बड़े हुए। हम लोगों के लिए तो रियलाइज करना बहुत कठिन है। लेकिन क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र का पर्याय सिर्फ कांग्रेस लेड लोकतंत्र ही है क्या? अब आप ये बताइए, जब कांग्रेस चली जाती है तो जब जनता पार्टी का समय आया, बाकियों का, इससे पहले जो जनता पार्टी का समय आया वो डामाडोल हो गया, वो ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद ये जो समाजवादी पार्टी और लोकदल और इन सब का मिल करके आया, वो डामाडोल हो गया, वो चला नहीं। उसके बाद कांग्रेस आई, थोड़े दिन फिर से एक पीरियड आया, और मैं बड़ी क्रिटिक हूँ कांग्रेस की, ये नहीं कि कांग्रेस की फैन हूँ, आज तक वोट नहीं दिया है। और अब जो पिछले 10 साल, अब 11 साल से हम देख रहे हैं, जो नॉन कांग्रेस का पीरियड है, अब की बीजेपी का है, फिर ये हो रहा है। तो क्या लोकतंत्र का मतलब क्या कांग्रेस को लाना है और कांग्रेस से ही बचेगा देश? क्या हो गया ये? नहीं, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है ना, हम क्या तो करें? बाकी दलों की कोई तैयारी नहीं है, कुछ नहीं, नहीं, बाकी दलों ने निराश किया है, सबने निराश किया है। सोशलिस्टों ने निराश किया है, कम्युनिस्टों ने निराश किया है, जनता दल ने निराश किया है, जनता पार्टी ने निराश किया है, तमाम रीजनल पार्टीज हैं, सबने निराश किया है। तेलुगु देशम ने निराश किया है, नीतीश कुमार ने निराश किया है। तो ये सब हम लोग के साथ ही बड़े हुए थे। एक समय में हम लोग पत्रकारिता कर रहे थे, नेतागिरी कर रहे थे। यस। इन लोगों ने निराश किया है, तो इसको हम कैसे, इसमें ग्रीन शूट कैसे देखें? ये सब मिल करके, चाहे वो नीतीश, लालू, मुलायम और ये सारे लोग कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बीजेपी के साथ मिलके देख रहे थे, है ना? अभी इन लोगों ने अपने फेल्योर से हमें कांग्रेस की तरफ साइकोलॉजिकली ढकेलना शुरू कर दिया है। आप ये देखिए, जिस समय
2011, 12, 13 में जिस समय ये हो रहा था कि बड़ा कांग्रेस ने खराब हाल कर रखा है देश का, हमने सोचा नहीं था कि जिस तरह की तारीफें मनमोहन सिंह साहब को मिली हैं उनके गुजरने पर, हमने ये सोचा नहीं था ही विल Remembered like that. राइज, हाँ, ही विल राइज लाइक अ हीरो। तो वो ही हैज रिजन फ्रॉम द एशेस। तो वही लगता है कि इसका मतलब तो ये है कि बाकी और लोगों को इस देश की समझ भी नहीं है, देश को चलाना भी नहीं आया है। नहीं, ऐसा था ना, जब कांग्रेस थी तो हमारे पास जो दूसरे लोग थे उनके दावे थे, उनका अमल नहीं था। हमें उन दावों में अच्छी बातें लगती थी, लेकिन जब वो अमल करने आए तो हमने पाया कि वो तो हम जिसकी आलोचना कर रहे थे उससे भी बदतर है। तो हमें बदतरों में से एक बेहतर चुनना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कांग्रेस में सब कुछ ठीक ही हो गया है। एग्जैक्टली। कांग्रेस अभी बहुत घटिया लोग उसमें चारों तरफ है और वो निराश करते हैं, वो भी बार बार हमें। लेकिन हमारी समस्या ये है कि उन बदतरों में से कौन बेहतर है ये चुनना पड़ रहा है। जब हमारे पास चॉइस ही लिमिटेड हो गई है तो अब हमारे पास क्या तर्क है? कांग्रेस इनसे बेहतर उसके शासन में चीजें रही हैं, लोकतंत्र ही रहा है, एजेंसियों का इस्तेमाल उन्होंने भी गलतियां की हैं, लेकिन इस लेवल पर नहीं। इस लेवल पर गैर जवाबदेह सिचुएशन नहीं थी, ऐसा वेपनाइज्ड मीडिया नहीं था, ऐसे इंस्टीट्यूशंस का कोलैप्स नहीं था, उल्टा था। बल्कि उनके जमाने में तो एक बैठ के कैग का चीफ जो है सरकार उसने उलट दी। विनोद राय, हाँ, एक बिब्लिकल मुहावरा है कि चरवाहे से नाराज भेड़ें कसाई के पास चली गईं। क्या हम लोगों का वही हाल हुआ है? हो सकता है। क्योंकि हम क्या मैं कह सकते हैं? क्योंकि मैं पापा से अपने फादर से जब मैं बात करती हूँ तो उनसे यही कहती हूँ कि आप लोग कितने पैम्पर्ड थे। हमें तो उन्हीं से विरासत में ये समझ मिली थी ना कि कांग्रेस बहुत बुरी है। जी। और फिर जो भी प्रगतिशील वैल्यू सिस्टम था उसमें भी लगता था कि कांग्रेस ने ये एलपीजी कर दिया वगैरह वगैरह। और यही मनमोहन सिंह साहब के ऊपर हम लोग वो करते थे टीका टिप्पणी कि हेल्थ बजट ये है और शिक्षा का बजट ये है और बाकी बजट ये हैं और उसका डिफेंस का बजट इतना ऊंचा जा रहा है। हम यही करते थे ना उस समय। अभी लग रहा है कि कांग्रेस को ही आता है और किसी को आता ही नहीं है शायद। वही सबको बैलेंस करके चलती है, यहाँ तक कि वो बीजेपी तक को बैलेंस करके चलती है। बीजेपी अब अपने को बैलेंस नहीं कर पा रही है। अब इस समय जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के जो रिश्ते हैं, जो ये लोग चारों तरफ अपने अपने कोनों को खींच रहे हैं, वो लगता है कि ये लोग कांग्रेस के ज़माने में ज़्यादा एकजुट थे। अभी तो पता ही नहीं है कि भागवत साहब क्या कह रहे हैं और मोदी साहब क्या कह रहे हैं और विश्व हिंदू परिषद क्या कह रहे हैं और शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। कौन किधर जाएगा? बिल्कुल, मतलब बहुत ही कन्फ्यूज़न है। और इंस्टीट्यूशंस से, पार्टियों से, व्यक्तियों से सबसे आपको सब जगह से निराशा मिलती है। सुप्रीम कोर्ट, जिस पे हमने बात नहीं की गजब है। अभी, अब बताइए क्या बात करें? तो हौसला आए कहाँ से? मतलब कोई कहीं कंदील तो जले जिससे लगे कि हाँ ये हो सकता है। 4-4 साल बेल एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं हो रही, बताइए। 6 साल बाद रोना विल्सन और वो हाँ। बेचारे बिना अनचार्ज्ड। रिलीज हुए हैं। तो अब की इमरजेंसी को क्या आप गाली देंगे? 19 ही महीने थी। वो 6 साल वालों से क्या जवाब हम दे सकते हैं? उनका सामना कैसे कर सकते हैं? और उस समय बलात्कार और लिंचिंग हाँ। और ये दंगे और ये मस्जिदों के आगे जा जी। करके ये जो हो रहा है और हेट स्पीचेस, ये सब नहीं हो रही थी इमरजेंसी में। निश्चित तौर पर नहीं हो रही थी। वे- मान लीजिए, नहीं हम मानते हैं बहुत। राजनीतिक विरोधियों के साथ दमन हुआ है। नहीं, इमरजेंसी की तरफदारी बिल्कुल नहीं की जा हाँ, सकती जाहिर है। लेकिन सवाल यह है कि आप उससे बेहतर हमें करके दीजिए ना, जिससे हम उसको एक काले दाग की तरह जो जानते मानते हैं, वो हमारा यकीन उसमें पुख्ता हो। आप उल्टा कर रहे हैं। हाँ, हमें इमरजेंसी हल्की लगने लगी है। यस, ये आपने जो कहा कि इमरजेंसी अगर हल्की लगने लगे तो हम समझ जाएं कि हम कहाँ पहुंच चुके हैं। जब भी समाज और देश के बारे में बात करो तो ऐसा लगता है हम रोना ही रो रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो अभी भी आके कमेंट करेंगे कि आपको ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा है, आप वामपंथी हैं, आप ये हैं, आप नक्सल हैं, आप अर्बन नक्सल हैं, ये सब कहेंगे। बहरहाल ये हकीकत हमारे सामने है कि अमेरिका में भारत के लोग एजाइलम मांग रहे हैं और वो हिंदू हैं, मुसलमान नहीं, हिंदू एजाइलम मांग रहा है। वो किस आधार पे मांग रहा है? एजाइलम क्यों उसे चाहिए? भारत में उसको किससे खतरा है?
अमेरिका, कनाडा में भारत के लोगों को रोहिंग्या की तरह, जैसे भारत में रोहिंग्या को ट्रीट किया जाता है, वैसे वहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं और 1,60,000 के आसपास वो भेज चुके हैं और भेजने की तैयारी कर रहे हैं और टोटल बैन कर रहे हैं आने वालों को। इसी के साथ साथ हमने ये देखा कि अपने यहाँ एफडीआई भी बाहर जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी डाउन हो गया है, कृषि का बुरा हाल है और जॉब मार्केट में जॉब्स नहीं है। जो जॉब्स हैं, विदेशी कंपनियां हमें सस्ता कुली, सस्ता लेबर मान करके यहाँ जॉब दे रही हैं। बेंगलोर और गुड़गांव में जो विदेशी कंपनियां जॉब दे रही हैं हमारे नौजवानों को, जिस दिन उन्होंने कोई और सस्ती जगह ढूंढ ली तो ये नौजवान कहाँ जाएंगे? हमारे सामने ये भी एक सवाल है। इन सब के बीच में हम अपने इस गणतंत्र की तैयारी कर रहे हैं, गणतंत्र का जश्न मना रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज के लिए। आपको बहुत धन्यवाद, आपने बर्दाश्त किया। अरे नहीं, ये बहुत सारी नकारात्मकता ही भर रह चुकी है हम लोगों में, तो अपने आप पे कई बार लगता है क्यों चुप ही रहो, लेकिन आपने सुना इसके बावजूद। नहीं, मैं सुनना ही चाहती थी। कोई ऐसी बात जो आपने सोची हो आपको कहनी चाहिए? बस वही एक बात जो इस पूरे 10-15 दिन से 10 दिन से जब से ये खबर आई है, उस नौजवान लड़के की जिस तरह से मुकेश चंद्रकर की, छत्तीसगढ़ में, वो आंख से नहीं जा रही। उस पे हालांकि बात नहीं करना चाहते क्योंकि उसको हमारे उस किसी भी पूरे नेता डिटेल्स ने को उसके बारे में पढ़ना, एक कोई ट्वीट भी नहीं किया, कुछ नहीं। इस देश में कुछ नहीं हुआ, इतनी बड़ी घटना, इतनी बेदर्द घटना है, बहुत बेदर्द घटना है। तो जिन बच्चों वो के एक माँ बात बाप, जो बच्चे अभी जर्नलिज्म कर रहे हैं, मास कॉम कर रहे हैं या जो आ चुके हैं फील्ड में, उनके माँ बाप कितने डर गए होंगे, उनके घर वाले कितने डर ये गए तो इस होंगे। समाज में ढेर सारी चीजें डराने की ही हो रही हैं, पूरे समाज को डर में, ये एक बात हम कह सकते हैं कि पूरे समाज को डर में डाल दिया गया है इस दौर में। ये बहुत खतरनाक है। हम बेहतर देश बने, बेहतर समाज बने, बेहतर लोग बने और अगर मीडिया अपना सही काम करने लगे तो ये सब की शुरुआत हो सकती है। ये मेरा यकीन है। लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी सही ईमानदार मीडिया है। लेकिन कैपिटलिज्म में ये मुमकिन नहीं है कि कैपिटलिस्ट के हाथ में सारी नीतियाँ भी हों, उसी के हाथ में लिटरल एंट्री से नीतियाँ बनाना हो, लागू करवाना हो, वही सारे संसाधनों पर भी बैठा हो और उसके विरुद्ध खबर उसी का मीडिया चलाए। ये होगा नहीं, तो हिंदू मुस्लिम होता रहेगा। बहुत शुक्रिया।